जय हिंद। वेलकम टू रॉ IQ। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जेनेसिस ऑफ द कॉस्मोस एंड द इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि यूनिवर्स की शुरुआत कैसे हुई और हमारी पृथ्वी यानी अर्थ का इवोल्यूशन कैसे हुआ। ये सब हम करिकुलम के हिसाब से ही पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस पूरे चैप्टर को हम इन 6 मुख्य टॉपिक्स में कवर करेंगे। सबसे पहले अर्थ की ओरिजिन से जुड़ी शुरुआती थ्योरीज, फिर मॉडर्न थ्योरी यानी द बिग बैंग थ्योरी, उसके बाद स्टार और प्लैनेट फॉर्मेशन, चौथा टॉपिक होगा टेरेस्ट्रियल और जोवियन प्लैनेट्स, पांचवां इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ और आखिर में फॉर्मेशन ऑफ द मून। तो आइए अपने पहले टॉपिक से शुरुआत करते हैं, अर्ली थियोरीज ऑफ अर्थ्स ओरिजिन। सबसे पहली थ्योरी है नेबुला हाइपोथेसिस। इसको इमैनुअल कांट ने प्रपोज किया था और बाद में लेप्लास ने इसमें कुछ सुधार किए। ये थ्योरी कहती है कि प्लैनेट्स एक क्लाउड ऑफ मटेरियल से बने हैं जिसे नेबुला कहते हैं, और ये नेबुला एक नए घूमते हुए सूरज यानी एक यूथफुल रोटेटिंग सन के साथ जुड़ा हुआ था। इसके बाद आती है बाइनरी थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार एक भटकता हुआ तारा यानी वॉन्डरिंग स्टार सूरज के पास से गुजरा। उसके खिंचाव से सूरज से एक सिगार शेप्ड मटेरियल का हिस्सा अलग हो गया और बाद में यही मटेरियल ठंडा होकर प्लैनेट्स में बदल गया। अब हम अर्ली थ्योरीज से आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर, मॉडर्न थ्योरी यानी द बिग बैंग। तो ये है द बिग बैंग थ्योरी। इसका एक और नाम है एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। इसे एडविन हबल ने प्रपोज किया था और ये थ्योरी पूरे यूनिवर्स की शुरुआत को एक्सप्लेन करती है। और ये बिग बैंग हुआ कब था? ये घटना हुई थी आज से लगभग 13.7 बिलियन साल पहले। चलिए अब बिग बैंग के सीक्वेंस को समझते हैं। पहला पॉइंट, सिंगुलर एटम, मतलब शुरुआत में सारा मैटर एक ही बिंदु पर कॉन्सेंट्रेटेड था। उसकी डेंसिटी और टेम्परेचर अनंत थे, इनफाइनाइट। दूसरा, द एक्सप्लोजन, उस एटम में एक जोरदार विस्फोट हुआ जिससे तेजी से फैलाव यानी रैपिड एक्सपेंशन शुरू हुआ। तीसरा, एक्सपेंशन कंटिन्यूज, ये जो फैलाव तब शुरू हुआ था वो आज भी जारी है। और चौथा, मैटर फॉर्म्स, जैसे जैसे यूनिवर्स फैलता गया कुछ एनर्जी मैटर में बदलती गई। हमारा अगला यानी तीसरा टॉपिक है स्टार एंड प्लैनेट फॉर्मेशन। तो तारे यानी स्टार फॉर्मेशन कैसे हुआ? ये नेबुले के अंदर गैस के लोकलाइज क्लम्प्स से बने। ये क्लम्प्स इतने घने यानी डेंस हो गए कि उनके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो गया, और ये हुआ था लगभग 5 से 6 बिलियन साल पहले। प्लैनेट फॉर्मेशन के 3 स्टेजेस हैं। स्टेज 1 कोर फॉर्मेशन, इसमें ग्रेविटी ने गैस क्लाउड के अंदर एक कोर बनाया। स्टेज 2 प्लैनेटेसिमल फॉर्मेशन, इसमें कोहेजन की वजह से यानी आपस में जुड़ने से छोटे गोल ऑब्जेक्ट्स बने जिन्हें प्लैनेटेसिमल्स कहते हैं। और स्टेज 3 प्लैनेट फॉर्मेशन, यही प्लैनेटेसिमल्स आपस में टकराए और जुड़कर बड़े बॉडीज बन गए जिनको हम आज प्लैनेट्स कहते हैं। और हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स कब बने? ये बने थे लगभग 4.6 बिलियन साल पहले। अब आते हैं चौथे टॉपिक पर, टेरेस्ट्रियल एंड जोवियन प्लैनेट्स। चलिए अब टेरेस्ट्रियल और जोवियन प्लैनेट्स में फर्क देखते हैं। पहला फीचर है लोकेशन। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स सूरज के करीब हैं जबकि जोवियन प्लैनेट्स दूर हैं। फिर हैं एग्जाम्पल्स। टेरेस्ट्रियल में आते हैं मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स, और जोवियन में आते हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून। साइज की बात करें तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स छोटे हैं और जोवियन प्लैनेट्स बहुत बड़े जिन्हें गैस जायंट्स भी कहते हैं। कॉम्पोजिशन देखें तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स रॉकी हैं और जोवियन हाइड्रोजन और हीलियम से बने हैं, इसलिए डेंसिटी में भी फर्क है। टेरेस्ट्रियल की हाई डेंसिटी है, जोवियन की लो। आखिरी पॉइंट, एटमॉस्फेयर। सोलर विंड्स के कारण टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स ने अपनी हल्की गैसेस खो दी जबकि जोवियन प्लैनेट्स ने अपनी घनी एटमॉस्फेयर बनाई रखी। अब हम आगे बढ़ते हैं 5वें टॉपिक पर, जो है हमारी अपनी पृथ्वी का विकास, एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। लिथोस्फीयर का फॉर्मेशन एक प्रोसेस से हुआ जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। देखिए, शुरुआत में अर्थ बहुत गर्म और अस्थिर थी, तो इस प्रोसेस में जो भारी मटेरियल्स थे जैसे आयरन वो नीचे सेंटर में जाके जमा हो गए जिससे कोर बना, और जो हल्के मटेरियल्स थे जैसे सिलिकेट्स वो ऊपर आ गए जिससे क्रस्ट बना। अब अर्थ के एटमॉस्फेयर का डेवलपमेंट 3 स्टेजेस में हुआ। पहला स्टेज प्राइमोर्डियल लॉस, मतलब सोलर विंड्स ने शुरुआती हाइड्रोजन और हीलियम को हटा दिया। दूसरा स्टेज डीगैसिंग,
इसमें ज्वालामुखी यानी वॉल्केनिक इरप्शन से अर्थ के अंदर से गैसेस बाहर निकली। और तीसरा स्टेज फोटोसिंथेसिस। जब समुद्रों में जीवन शुरू हुआ तो उसने ऑक्सीजन का लेवल काफी बढ़ा दिया। तो डीगैसिंग से कौन सी गैसेस निकली थी? इसमें मुख्य थी 3: वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। अगला है हाइड्रोस्फीयर फॉर्मेशन। जैसे जैसे अर्थ ठंडी हुई, वाटर वेपर कंडेंस होकर बारिश बन गया। इस बारिश ने जमीन के गड्ढों को भर दिया और इस तरह महासागर यानी ओशंस बने। और ये सब अर्थ के बनने के 500 मिलियन साल के अंदर हो गया था। और अब हम इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक पर आ गए हैं, फॉर्मेशन ऑफ द मून। मून के फॉर्मेशन के लिए जो सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी है वो है द बिग स्प्लैट थ्योरी। इसके स्टेप्स को समझते हैं। पहला, मार्स के साइज का एक ऑब्जेक्ट आकर अर्थ से टकराया। दूसरा, इस टक्कर से अर्थ का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर स्पेस में चला गया। तीसरा, ये मलबा यानी डेब्री अर्थ के चक्कर काटने लगा। और चौथा स्टेप, धीरे धीरे ये सारा मलबा आपस में जुड़ गया जिससे मून बना। ये हुआ था लगभग 4.44 बिलियन साल पहले। तो चलिए, इससे पहले कि हम खत्म करें, सारे मुख्य बिंदुओं का एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। चलिए रिवाइज करते हैं। अर्ली थियरीज में हमने देखा नेबुला हाइपोथेसिस और बाइनरी थियरी। मॉडर्न थियरी है द बिग बैंग, जो 13.7 बिलियन साल पहले हुआ। प्लैनेट फॉर्मेशन हुआ प्लैनेटेसिमल से, जो नेबुला में बने। प्लैनेट टाइप्स 2 तरह के हैं, रॉकी टेरेस्ट्रियल और गैशियस जोवियन। अर्थ्स एवोल्यूशन 3 प्रोसेसेस से हुआ, डिफरेंशिएशन, डीगैसिंग और फोटोसिंथेसिस। और आखिर में मून्स ओरिजिन के पीछे है द बिग स्प्लैट कोलिजन थियरी। हेलो एवरीवन, आज हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर 3 यानी इंटीरियर ऑफ द अर्थ कवर करेंगे। अच्छा, एक बात सोचिए, हम अर्थ के इतने अंदर की बातें आखिर जानते कैसे हैं, खासकर तब जब इंसान वहां तक कभी पहुंच ही नहीं पाया। देखिए, अर्थ के सेंटर तक जाना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इसीलिए साइंटिस्ट ने कुछ अलग सोर्सेज यानी स्रोतों का सहारा लिया है। ये सोर्सेज 2 मेन कैटेगरीज में आते हैं। आइए इनके बारे में अब डिटेल में जानते हैं। इस बात को समझने के लिए सोचिए कि इंसान ने अब तक जो सबसे गहरा ड्रिल किया है वो सिर्फ 12 किलोमीटर का है, जबकि अर्थ का रेडियस तो हजारों किलोमीटर्स का है। इसलिए धरती के अंदर क्या है, इसे समझने के लिए साइंटिस्ट 2 तरह के सोर्सेज यूज करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं डायरेक्ट सोर्सेज। इसमें पहला है माइनिंग, जिससे हमें जमीन के नीचे के रॉक्स मिलते हैं। दूसरा है डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स, जो समुद्र के नीचे की लेयर्स की जानकारी देते हैं। और हाँ, तीसरा है वोल्केनिक इरप्शंस यानी ज्वालामुखी, जो अर्थ के अंदर से गर्मा गर्म मैग्मा को बाहर ले आते हैं। ये सभी हमें ऐसी चीजें देते हैं जिन्हें हम हाथ में लेकर स्टडी कर सकते हैं। अब आती है दूसरी कैटेगरी, इनडायरेक्ट सोर्सेज। इसमें पहले हैं मीटियोर्स, जिनका मटेरियल काफी हद तक अर्थ जैसा ही माना जाता है। फिर है ग्रेविटी एनॉमली। इसका मतलब है कि अलग अलग जगह पर ग्रेविटी में थोड़ा बहुत फर्क होता है, जिससे मास डिस्ट्रीब्यूशन का आइडिया लगता है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड भी हमें काफी क्लूज देती है। लेकिन इन सब में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है सीज्मिक वेव्स। इन्हीं से हमें अर्थ के अंदर की सबसे क्लियर तस्वीर मिलती है। तो चलिए, अब हमारा पूरा फोकस इसी सबसे इंपॉर्टेंट इनडायरेक्ट सोर्स यानी साइज्मिक वेव्स पर होगा। देखते हैं कि ये धरती के अंदर के राज हमारे सामने कैसे खुलती हैं। तो ये साइज्मिक वेव्स आखिर हैं क्या? बहुत सिंपल है। ये वो एनर्जी वेव्स हैं जो हर अर्थक्वेक यानी भूकंप से पैदा होती हैं और ये पूरी अर्थ से होकर ट्रैवल करती हैं। बस इनकी स्पीड और इनके रास्ते को स्टडी करके ही साइंटिस्ट अंदर के स्ट्रक्चर का पूरा नक्शा बना लेते हैं। साइज्मिक वेव्स में सबसे पहली है पी वेव्स, जिनका पूरा नाम है प्राइमरी वेव्स। जैसा कि नाम से साफ है, ये सबसे फास्ट होती हैं और सरफेस पर सबसे पहले पहुंचती हैं। इनकी सबसे खास बात यह है कि ये सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस तीनों से गुजर सकती हैं और इनका मोशन बैक एंड फोर्थ यानी आगे पीछे होता है। दूसरे नंबर पर आती हैं एस वेव्स यानी सेकेंडरी वेव्स। ये पी वेव्स के बाद पहुंचती हैं। इनकी सबसे जरूरी प्रॉपर्टी ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड से ट्रैवल कर सकती हैं, लिक्विड से नहीं। और इनके इसी शैडो जोन से जहां ये नहीं पहुंच पाती, ये प्रूव हुआ कि अर्थ का आउटर कोर लिक्विड है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। और तीसरी है सरफेस वेव्स। ये सबसे आखिर में आती हैं और इनका नाम ही बताता है कि ये सिर्फ धरती की सतह यानी सरफेस के साथ साथ चलती हैं। अर्थक्वेक से जो सबसे ज्यादा तबाही होती है वो इन्हीं वेव्स की वजह से होती है। तो चलिए एक बार जल्दी से पी वेव्स और एस वेव्स को कंपेयर कर लेते हैं। देखिए, मीडियम के बेस पर पी वेव्स तीनों स्टेट्स सॉलिड, लिक्विड, गैस से निकल जाती हैं, लेकिन एस वेव्स सिर्फ सॉलिड से।
और अगर स्पीड की बात करें तो पी वेव्स हमेशा एस वेव्स से तेज यानी फास्टेस्ट होती हैं। तो अब जब हम इन वेव्स के बारे में जान गए हैं तो आगे बढ़ते हैं। इन्हीं साइज्मिक वेव्स के डेटा से साइंटिस्ट को पता चला कि हमारी अर्थ 3 मेन लेयर्स में बटी हुई है। चलिए अब एक एक करके इन तीनों लेयर्स को समझते हैं। अगर हम बाहर से अंदर की तरफ जाएं तो ये 3 लेयर्स हैं। सबसे ऊपर द क्रस्ट, उसके नीचे है द मेंटल और बिल्कुल सेंटर में है द कोर। अब इन तीनों को डिटेल में देखते हैं। ओके, सबसे पहले है क्रस्ट। अब ये भी 2 तरह की होती है। एक है ओशियानिक क्रस्ट जो समुद्र के नीचे होती है। ये पतली होती है, लगभग 5 किलोमीटर और बसाल्ट रॉक से बनती है। दूसरी है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जिस पर हम रहते हैं। ये काफी मोटी होती है, 30 से 70 किलोमीटर तक और ग्रेनाइट रॉक से बनती है। क्रस्ट के ठीक नीचे जो लेयर है वो है मैंटल। ये लेयर क्रस्ट के एंड से शुरू होकर लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक जाती है। अब मैंटल का जो ऊपरी हिस्सा है उसका एक स्पेशल नाम है एस्थेनोस्फीयर। इस वर्ड को जरूर याद रखें। ये सेमी लिक्विड यानी एक प्लास्टिक जैसी स्टेट में है और वोल्केनो के लिए जो मैग्मा निकलता है उसका मेन सोर्स यही एस्थेनोस्फीयर है। और अब आते हैं अर्थ की सबसे अंदरूनी लेयर पर, द कोर। ये बहुत भारी मेटल से बनी है जिसमें मेन है निकल और आयरन, इसीलिए इसे शॉर्ट में नाइफ भी कहते हैं। नाई निकल के लिए और फे आयरन के लिए। कोर भी आगे चलकर 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। आउटर कोर लिक्विड स्टेट में है, ये हमें एस वेव से पता चला था, याद है, और इनर कोर सॉलिड स्टेट में है। अब सवाल उठता है इतनी गर्मी में सॉलिड कैसे? जवाब है एक्सट्रीम प्रेशर की वजह से। हमने अभी एस्थेनोस्फीयर की बात की जो मैग्मा का सोर्स है। तो जब यही मैग्मा क्रस्ट को फोड़कर बाहर निकलता है तो उससे बनते हैं वोल्केनोज यानी ज्वालामुखी। ये एक तरह से अर्थ के गर्म इंटीरियर का डायरेक्ट प्रमाण है। वोल्केनोज के टाइप्स में सबसे पहले देखते हैं शील्ड वोल्केनोज। ये अर्थ पर पाए जाने वाले सबसे बड़े वोल्केनोज होते हैं। इनका लावा पतला बेसॉल्ट होता है, इसीलिए ये ज्यादा फैल जाता है और इनकी स्लोप ज्यादा स्टीप नहीं होती, एक ढाल की तरह। दूसरे टाइप के हैं कॉम्पोजिट वोल्केनोज। ये काफी लंबे और आकार में एक कोन की तरह बिल्कुल स्टीप होते हैं। इनके इरप्शंस भी काफी एक्सप्लोजिव होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इनका लावा ठंडा और गाढ़ा यानी विस्कस होता है। फिर आते हैं कॉल्डेरा। ये सबसे ज्यादा एक्सप्लोजिव माने जाते हैं। इनका इरप्शन इतना पावरफुल होता है कि वोल्केनो खुद ही अपने अंदर कोलैप्स हो जाता है। एक और चीज है फ्लड बसाल्ट प्रोविंसेस। यहाँ बहुत ही पतला लावा दरारों से निकलकर दूर दूर तक फैल जाता है और एक मैसिव एरिया को कवर कर लेता है। आखिर में देखते हैं इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। ये तब बनते हैं जब मैग्मा ऊपर सरफेस तक नहीं आ पाता और जमीन के अंदर ही ठंडा होकर जम जाता है। इनके एग्जाम्पल्स हैं बैथोलिट्स जो बड़े डोम शेप के होते हैं, सिल्स जो हॉरिजॉन्टल शीट्स की तरह जमते हैं और डाइक्स जो वर्टिकल स्ट्रक्चर्स की तरह बनते हैं। चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का। हमने देखा कि अर्थ के इंटीरियर को हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्सेज से जानते हैं। एस वेव्स प्रूव करती हैं कि आउटर कोर लिक्विड है। हमने ओशियानिक और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का डिफरेंस देखा। याद रखिए एस्थेनोस्फीयर मैग्मा का सोर्स है, कोर नाइफ से बना है जिसमें आउटर कोर लिक्विड है और इनर कोर सॉलिड, और इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स में सिल्स हॉरिजॉन्टल होते हैं और डाइक्स वर्टिकल। ये सारे पॉइंट्स एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं। नमस्ते। तो चलिए आज ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 4, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स। देखिए इस चैप्टर में हम ये समझेंगे कि आज जो हम दुनिया का मैप देखते हैं वो हमेशा से ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो इस चैप्टर में जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर करेंगे वो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अच्छा, तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको सबसे पहले प्रपोज किया था एल्फ्रेड वेगनर ने। साल था 1912। उनका मेन ऑब्जेक्टिव बस इतना समझाना था कि ये जो कॉन्टिनेंट्स आज हमें जैसे दिखते हैं उनकी करंट अरेंजमेंट के पीछे आखिर रीजन क्या है। तो वेगनर ने क्या कहा, उनके हिसाब से कई मिलियन साल पहले जितने भी कॉन्टिनेंट्स आज हम अलग अलग देखते हैं वो सब एक साथ जुड़े हुए थे, एक सिंगल सुपर कॉन्टिनेंट के फॉर्म में। इस सुपर कॉन्टिनेंट को उन्होंने नाम दिया पैंजिया, और इस पैंजिया के चारों तरफ जो एक बहुत बड़ा मेगा ओशन था उसे कहा गया पैंथेलासा। फिर क्या हुआ, करीब 200 मिलियन साल पहले ये जो पैंजिया था ये 2 बड़े हिस्सों में ब्रेक हो गया। जो नॉर्दर्न पार्ट था उसे नाम दिया गया लोरेशिया और जो सदर्न हिस्सा था उसे कहा गया गोंडवाना लैंड।
अब देखिए, कोई भी साइंटिफिक थियोरी हो, उसको प्रूव करने के लिए एविडेंस तो चाहिए ही, है ना? तो चलिए अब देखते हैं कि एल्फ्रेड वेगनर ने अपनी इस थियोरी को सपोर्ट करने के लिए क्या-क्या एविडेंस सामने रखे। वेगनर ने टोटल 5 मेन एविडेंस दिए। सबसे पहला है द जिगसॉ फिट। इसका मतलब बड़ा सिंपल है। अगर आप साउथ अमेरिका और अफ्रीका के कोस्ट लाइन्स को देखें तो वो एक जिगसॉ पजल के पीसेस की तरह एक दूसरे में फिट हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट है रॉक्स ऑफ सेम एज। इसमें यह पाया गया कि अटलांटिक ओशन के दोनों तरफ, मतलब जैसे ब्राजील और अफ्रीका के कोस्ट्स पर जो रॉक फॉर्मेशंस मिलती हैं वो बिल्कुल सेम एज और सेम टाइप की हैं। तीसरा एविडेंस है टिल्लाइट। ये एक तरह का ग्लेशियल सेडिमेंट्री रॉक है जो इंडिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जैसे इतने दूर दूर के कॉन्टिनेंट्स पर मिला है। ये तभी पॉसिबल है जब ये सारे लैंडमास कभी एक साथ जुड़े हुए हों। चौथा पॉइंट, प्लासर डिपॉजिट्स। घाना के कोस्ट पर जो गोल्ड डिपॉजिट्स मिलते हैं उनके सोर्स रॉक्स ब्राजील में पाए जाते हैं। ये इस बात का एक और पक्का सबूत है कि ये दोनों जगह कभी एक दूसरे के पास थे। और पांचवा एविडेंस है फॉसिल्स का। एक छोटा सा रेप्टाइल था मेसोजोरस। उसके फॉसिल्स सिर्फ सदर्न अफ्रीका और ईस्टर्न ब्राजील में ही मिले हैं। अब ये रेप्टाइल इतना बड़ा समुद्र तो पार कर नहीं सकता था। इसका मतलब ये दोनों जगह जुड़ी हुई थी। तो वेगनर ने एविडेंस तो काफी सॉलिड दिए, लेकिन उनकी थियरी में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया जिसका जवाब वो नहीं दे पाए। सवाल ये था कि आखिर ऐसी कौन सी फोर्स हो सकती है, ऐसी कौन सी ताकत है जो इतने बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स को मूव कर सकती है। वेगनर के टाइम के बाद साइंस में और तरक्की हुई, कुछ नई डिस्कवरीज हुईं जिन्होंने इस पजल को सॉल्व करने में आगे जाकर काफी हेल्प की। तो इस सवाल का जवाब देने की कोशिश की आर्थर होम्स ने। उन्होंने एक थ्योरी दी जिसका नाम है कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। उनका कहना था कि अर्थ का जो मेंटल है उसके अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की वजह से बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती है। इस हीट से मेंटल के अंदर पिघले हुए रॉक में करंट्स बन जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी उबालते वक्त बनते हैं, और यही करंट्स ऊपर की क्रस्ट को मूव करते हैं। इसी आइडिया को आगे बढ़ाया हैरी हेस ने सी फ्लोर स्प्रेडिंग के कॉन्सेप्ट के साथ। उनके मुताबिक समुद्र के बीच में जो मिड ओशियानिक रिजेस हैं वहां से लगातार नया क्रस्ट बनता रहता है, और जो समुद्र की गहरी खाइयां हैं जिनको हम ट्रेंचेस कहते हैं, वहां पर पुराना क्रस्ट नीचे जाकर डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो अब इन सारी डिस्कवरीज को जब एक साथ जोड़ा गया तब एक मॉडर्न और कंप्लीट थ्योरी बनी, और उसी थ्योरी को आज हम जानते हैं द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स के नाम से। तो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी क्या कहती है? ये कहती है कि अर्थ का जो ऊपर का सॉलिड सरफेस है जिसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं, वो एक सिंगल पीस नहीं है, बल्कि ये कई बड़े बड़े रिजिड टुकड़ों यानी प्लेट्स में टूटा हुआ है। और ये सारी प्लेट्स नीचे के मेंटल पर कांस्टेंट मोशन में है, मतलब लगातार मूव कर रही है। इस थ्योरी के हिसाब से अर्थ पर 7 मेजर प्लेट्स हैं। चलिए इनके नाम देखते हैं। एंटार्क्टिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, और आखिरी है यूरेशियन प्लेट। अब ये जो प्लेट्स हैं इनकी बाउंड्रीज यानी जहां ये मिलती हैं वो 3 तरह की होती हैं। पहला टाइप है डाइवर्जेंट। यहाँ प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं। इससे क्या होता है? नया क्रस्ट फॉर्म होता है। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है मिड अटलांटिक रिज। दूसरा टाइप है कन्वर्जेंट। यहाँ प्लेट्स आपस में टकराती हैं। इसका रिजल्ट क्या होता है? या तो क्रस्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है या फिर माउंटेन्स बन जाते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हिमालयाज। और तीसरा टाइप है ट्रांसफॉर्म। यहाँ प्लेट्स एक दूसरे के बगल से स्लाइड करती हैं। यहाँ पर ना तो कोई क्रस्ट बनता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है। इसका फेमस एग्जाम्पल है सैन एंड्रियास फॉल्ट। तो चलिए अब इसी थियरी को एक स्पेसिफिक केस स्टडी से समझते हैं, और वो है मूवमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट। इंडियन प्लेट की जर्नी काफी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले स्टेप 1, इंडिया सदर्न हेमिस्फीयर में एक बहुत बड़ा आइलैंड था। स्टेप 2, इसके बाद इसने नॉर्थ की तरफ मूव करना शुरू किया, और वो भी काफी हाई स्पीड से। स्टेप 3, फिर लगभग 40 से 50 मिलियन साल पहले इसकी टक्कर हुई यूरेशियन प्लेट से। और स्टेप 4, इस कोलिजन की वजह से क्या हुआ? इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो टेथिस सी था उसके सेडिमेंट्स ऊपर उठ गए और इससे बने थे हिमालयास। तो आइए एक बार जल्दी से सारे की कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लेते हैं। हमने शुरुआत की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से। ये वेगनर का आइडिया था सुपर कॉन्टिनेंट पैंगिया के बारे में। फिर हमने इसके की एविडेंस देखे, जिग्सॉ फिट, सेम एज की रॉक्स, फॉसिल्स और ग्लेशियल डिपॉजिट्स।
इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या था? वो था कन्वेक्शनल करंट्स मैंटल के अंदर, जिससे सी फ्लो स्प्रेडिंग होता है। इन सब को मिलाकर बनती है मॉडर्न थ्योरी यानी प्लेट टेक्टोनिक्स। ये थ्योरी बताती है कि अर्थ का क्रस्ट मूविंग प्लेट्स में डिवाइडेड है। और आखिर में हमने प्लेट बाउंड्रीज के बारे में पढ़ा, जो 3 तरह की हैं, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट और ट्रांसफॉर्म, जो हमारी दुनिया को शेप देती हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स मिलकर हमें ये समझाते हैं कि हमारी अर्थ का सरफेस कितना डायनामिक है, मतलब हमेशा बदलता रहता है। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 5 जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, जिसे हिंदी में भू आकृतिक प्रक्रियाएं कहते हैं। देखिए, इस चैप्टर में हम टोटल 6 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। चलिए एक एक करके सबको समझते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, आखिर ये जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस हैं क्या? लेट्स फाइंड आउट। देखिए, हमारी अर्थ का जो सरफेस है ना, वो हमेशा बदलता रहता है, और इस बदलाव के पीछे 2 तरह की फोर्सेस काम करती हैं, इंटरनल यानी अंदर की फोर्सेस और एक्सटर्नल यानी बाहर की फोर्सेस। तो ये जो फोर्सेस हैं, इनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहली है एंडोजेनिक फोर्सेस। ये इंटरनल फोर्सेस हैं जो जमीन पर माउंटेन्स या प्लेटोज जैसी चीजें बिल्डअप करती हैं। और दूसरी है एक्सोजेनिक फोर्सेस। ये एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो इन्हीं चीजों को वेयर डाउन यानी घिसने का काम करती हैं। ठीक है, तो अब एंडोजेनिक प्रोसेसेस को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, एंडो का मतलब है अंदर। तो ये प्रोसेसेस अर्थ के इनसाइड से ओरिजिनेट होते हैं। इसके 2 मेन टाइप्स हैं, डिएस्ट्रॉफिज्म और वोल्केनिज्म। सो डायस्ट्रॉफिज्म क्या है? ये बहुत ही स्लो मूवमेंट्स हैं जिससे अर्थ की क्रस्ट के कुछ हिस्से ऊपर उठते हैं या बिल्ड होते हैं। बहुत ही धीरे धीरे होता है ये। डायस्ट्रोफिज्म के भी 2 टाइप्स हैं। पहला है ओरोजेनिक, जिसका मतलब है माउंटेन बिल्डिंग यानी पहाड़ों का बनना, और दूसरा है एपिजेनेटिक, जिसका मतलब है कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग, मतलब कॉन्टिनेंट्स का ऊपर उठना या नीचे धंसना। एंडोजेनिक प्रोसेसेस का दूसरा टाइप है वोल्केनिज्म। इसमें पिघला हुआ रॉक यानी मैग्मा सरफेस की तरफ या उसके ऊपर आ जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक्सोजेनिक प्रोसेसेस के बारे में जानते हैं। तो ये प्रोसेसेस अपनी एनर्जी एटमॉस्फेयर से, जैसे सनलाइट और ग्रेविटी से लेते हैं। इनका मेन काम होता है ग्रेडेशन यानी जमीन को लेवल करना। एक्सोजेनिक प्रोसेसेस में 3 मेन चीजें आती हैं, वेदरिंग, मास वेस्टिंग और इरोजन एंड डेपोजिशन। तो चलिए सबसे पहले वेदरिंग को अच्छे से समझते हैं। देखिए, वेदरिंग का मतलब है रॉक्स का टूटना, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है इन सिटू यानी ऑन द स्पॉट। इसका मतलब है कि रॉक जहां है वहीं टूटता है, मूव नहीं करता। वेदरिंग के 3 मेन टाइप्स होते हैं, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। चलिए इन तीनों को देखते हैं। पहला है फिजिकल या मैकेनिकल वेदरिंग। इसमें रॉक्स छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते हैं, लेकिन उनकी केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होती। इसके कॉजेज हैं टेम्परेचर चेंज, फ्रॉस्ट वेजिंग और सॉल्ट एक्सपेंशन। अब दूसरा टाइप है केमिकल वेदरिंग। इसमें केमिकल रिएक्शंस के थ्रू रॉक्स डीकम्पोज यानी टूटते हैं। इसके कुछ टाइप्स हैं, सॉल्यूशन यानी जब मिनरल्स पानी में घुल जाते हैं, फिर है ऑक्सीडेशन जैसे लोहे में जंग लगना, और आखिर में है कार्बोनेशन जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन से होता है। और तीसरा टाइप है बायोलॉजिकल वेदरिंग। ये प्लांट्स की रूट्स, एनिमल्स की जमीन खोदने और इंसानों की वजह से होता है। ओके, तो अब हमारा अगला टॉपिक है मास मूवमेंट्स। मास मूवमेंट्स में रॉक और सॉइल स्लोप पर नीचे की तरफ मूव करते हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण है ग्रेविटी। ये मूवमेंट्स स्लो भी हो सकते हैं, जैसे कि क्रीप जो सॉइल का बहुत ही धीरे धीरे सरकना है, या फिर ये रैपिड यानी तेज भी हो सकते हैं, जैसे अर्थ फ्लो, मड फ्लो और लैंडस्लाइड्स। और अब हम आते हैं अपने आखिरी टॉपिक पर, सॉइल फॉर्मेशन, जिसे पेडोजेनेसिस भी कहते हैं। तो सॉइल फॉर्मेशन को कंट्रोल करने वाले 5 मेन फैक्टर्स हैं। पहला, पेरेंट मटेरियल यानी वो ओरिजिनल रॉक जिससे मिट्टी बनी। दूसरा, क्लाइमेट। तीसरा, टोपोग्राफी यानी जमीन का स्लोप। चौथा, बायोलॉजिकल एक्टिविटी। और 5वां है टाइम। ध्यान रखिएगा, इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्लाइमेट है। नमस्ते सभी को। चलिए
आज हम शुरू करते हैं NCERT ज्योग्राफी का चैप्टर 6, जिसका नाम है लैंडफॉर्म्स एंड देयर एवोल्यूशन। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि लैंडफॉर्म आखिर होता क्या है। देखिए, लैंडफॉर्म्स जो हैं वो अर्थ के सरफेस के छोटे से मीडियम साइज के टुकड़े या फ्रैगमेंट्स होते हैं, और हर एक लैंडफॉर्म एक खास जियोमॉर्फिक एजेंट से बनता है, जैसे कि बहता हुआ पानी, हवा या बर्फ। ओके, तो इस चैप्टर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? पहले लैंडफॉर्म्स का इंट्रोडक्शन, फिर अलग अलग एजेंट से बनने वाले लैंडफॉर्म्स जैसे कि रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर्स और कोस्टल एंड एरिड एरियाज में, और एंड में एक पूरी समरी ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से, यानी लैंडफॉर्म्स बाय रनिंग वाटर। एक बात याद रखिएगा, ह्यूमिड रीजन्स मतलब जहां नमी और बारिश ज्यादा होती है, वहां पर नदियां ही इरोजन का सबसे इंपॉर्टेंट एजेंट मानी जाती हैं। तो रनिंग वाटर में हम पहले देखेंगे इरोजनल लैंडफॉर्म्स, मतलब वो लैंडफॉर्म्स जो नदी के बहते पानी से जमीन के कटने पर यानी इरोजन से बनते हैं। ठीक है, तो रनिंग वाटर से कौन कौन से इरोजनल लैंडफॉर्म्स बनते हैं? देखिए, सबसे पहला है वैलीज। इनकी शुरुआत होती है छोटी छोटी रिल्स से, जो आगे चलकर गलीज बन जाती हैं और फिर वी शेप्ड वैलीज, गॉर्जेस या कैनियंस का रूप ले लेती हैं। दूसरा, पॉट होल्स। ये नदी के पाथरीले तल में यानी रॉकी बेड में बनने वाले गोल गोल गड्ढे होते हैं। फिर आते हैं प्लंज पूल्स। ये वाटरफॉल्स के ठीक नीचे बेस पर बनने वाले बड़े पॉट होल्स होते हैं। और चौथा है रिवर टेरेसेस। ये स्टेप जैसी सरफेसेस होती हैं जो एक तरह से नदी के पुराने वैली फ्लोज को दिखाती हैं। अच्छा, इरोजन तो हो गया। अब देखते हैं कि जब नदियां अपने साथ लाया हुआ मटेरियल कहीं जमा करती हैं यानी डिपॉजिट करती हैं, तो कौन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं? इन्हें कहते हैं डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। इसमें सबसे पहले आते हैं अलूवियल फैन्स। ये पंखे के आकार के यानी फैन शेप्ड डिपॉजिट्स होते हैं। ये वहां बनते हैं जहां कोई नदी या स्ट्रीम पहाड़ से उतरकर सीधे प्लेन इलाके में आती है। दूसरा, डेल्टास। ये आमतौर पर ट्रायंगुलर शेप के डिपॉजिट्स होते हैं जो नदी के बिल्कुल मुहाने पर बनते हैं। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है सुंदरबंस डेल्टा। और तीसरा, ऑक्सबो लेक्स। ये तब बनते हैं जब नदी का कोई मियांडर यानी घुमावदार हिस्सा उसके मेन चैनल से कटकर अलग हो जाता है। चलिए, अब हमारा अगला एजेंट है ग्राउंड वाटर, और इससे जो टोपोग्राफी बनती है उसका एक स्पेशल नाम है कास्ट टोपोग्राफी। एक चीज ध्यान में रखें, ये लैंडफॉर्म्स आपको खास तौर पर उन्हीं जगहों पर मिलेंगे जहां जमीन में लाइमस्टोन या डोलोमाइट जैसी चट्टानें हों। तो पहले इसके भी इरोजनल लैंडफॉर्म्स को समझते हैं। देखते हैं जमीन के नीचे का पानी कैसे इरोजन करता है। ग्राउंड वाटर के इरोजन से तीन मुख्य चीजें बनती हैं। पहला, सिंकहोल्स। ये गोल गोल ओपनिंग या मुंह होते हैं जहां से सरफेस का पानी अचानक नीचे गायब हो जाता है। दूसरा, लैपिस। ये एचिंग की वजह से बनने वाले इर्रेगुलर मतलब टेढ़े मेढ़े रिजेस और ग्रूव्स होते हैं। और तीसरा, जो सबसे जाना माना है, वो है केव्स या गुफाएं। ये तब बनती हैं जब जमीन के नीचे पानी लाइमस्टोन को घुला देता है यानी डिसॉल्व कर देता है। अच्छा, गुफाएं तो बन गईं, लेकिन उनके अंदर भी कुछ बनता है। चलिए देखते हैं कि केव्स के अंदर डेपोजिशन से क्या क्या बनता है। देखिए, केव्स के अंदर डेपोजिशन से दो चीजें बनती हैं, स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट्स। अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो एक सिंपल सा तरीका है याद रखने का। स्टैलेक्टाइट्स, इसमें सी आता है, सी फॉर सीलिंग, तो ये हमेशा गुफा की छत से नीचे की तरफ लटकती हैं। और स्टैलेग्माइट्स, इसमें जी आता है, जी फॉर ग्राउंड, तो ये हमेशा गुफा के फ्लोर से यानी जमीन से ऊपर की तरफ बढ़ती हैं। और सोचिए, जब ऊपर से आने वाली स्टैलेक्टाइट्स और नीचे से बढ़ने वाली स्टैलेग्माइट आपस में मिल जाती हैं, जुड़ जाती हैं, तो क्या बनता है? उससे बनते हैं पिलर्स। ओके, अब हमारा अगला एजेंट है ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स मतलब चलती हुई बर्फ की बड़ी बड़ी नदियां या शीट्स। आइए अब इनके इरोजनल और डेपोजिशनल काम को समझें। ग्लेशियर्स जब इरोजन करते हैं तो कुछ खास लैंडफॉर्म्स बनाते हैं। सबसे पहले सिर्क। ये गहरे, लंबे और चौड़े कटोरी जैसे यानी बोल शेप्ड गड्ढे होते हैं। फिर आते हैं हॉर्न्स एंड सेरेटेड रिजेस। ये तब बनते हैं जब बहुत सारे सर्क्स एक साथ हेडवर्ड इरोजन करते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है यू शेप्ड वैलीज। जब ग्लेशियर किसी घाटी से गुजरता है तो उससे चौड़ा और फ्लैट बॉटम्ड बना देता है, जिसका शेप यू जैसा दिखता है।
अब देखते हैं डेपोजिशन से क्या बनता है। पहला है मोरेन्स। ये कुछ नहीं, बस ग्लेशियर द्वारा लाए गए मलबे यानी डेब्रीज का ढेर होता है। ये अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जैसे लैटरल, टर्मिनल या ग्राउंड मोरेन्स। दूसरा है एस्कर्स। ये ग्लेशियर के पिघलने वाले पानी यानी मेल्ट वाटर से जमा किए गए रेत और बजरी के लंबे लंबे रिजेस होते हैं। चलिए अब हम दो एजेंट्स को एक साथ देखेंगे, कोस्टल एंड एरिड लैंडफॉर्म्स, मतलब समुद्र के किनारे और रेगिस्तानी इलाकों में बनने वाले लैंडफॉर्म्स। यहां हम वेव्स, करंट्स और विंड के काम को समझेंगे। तो पहले बात करते हैं कोस्ट्स की, यानी समुद्री तट की। यहाँ वेव्स और करंट्स जब इरोजन करती हैं तो बनते हैं क्लिफ्स, टेरेसेस, केव्स, स्टैक्स और स्टम्प्स। और जब यही वेव्स और करंट्स डेपोजिशन करती हैं तो उससे बनते हैं हम सबके फेवरेट बीचेस, इसके अलावा सैंड स्पिट्स और बैरियर बार्स। अब आते हैं एरिड या डेजर्ट रीजन्स पर। यहाँ सबसे पावरफुल एजेंट है विंड यानी हवा। हवा के इरोजन से बनते हैं मशरूम रॉक्स और पेडिमेंट्स। और जब हवा डेपोजिशन करती है तो उससे बनते हैं सैंड ड्यून्स यानी रेत के टीले और लोएस। लोएस क्या होता है? ये बहुत ही बारीक मिट्टी के बहुत बड़े डिपॉजिट्स होते हैं। अब सैंड ड्यून्स में भी दो मेन टाइप्स हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। पहले हैं बर्चन्स। इनका शेप क्रेसेंट जैसा होता है, मतलब आधे चांद जैसा। और दूसरे हैं सेव्स। ये लॉन्गिट्यूडनल होते हैं, यानी लंबे लंबे ड्यून्स होते हैं। चलिए, तो अब पूरा चैप्टर हमने समझ लिया है। एक क्विक रिवीजन के लिए इस समरी टेबल पर नजर डालते हैं। यह एग्जाम रिवीजन के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। देखिए, इस टेबल में सब कुछ एक जगह पर है। लेफ्ट में जियोमॉर्फिक एजेंट है, फिर उसके की इरोजनल लैंडफॉर्म्स और की डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। जैसे रनिंग वाटर से वी शेप्ड वैलीज बनती हैं और डेल्टास डिपॉजिट होते हैं। ग्राउंड वाटर से केव्स बनती हैं और स्टेलेक्टाइट्स डिपॉजिट होती हैं। ग्लेशियर्स से यू शेप्ड वैलीज और मोरेन्स, वेव्स से क्लिफ्स और बीचेस, और विंड से मशरूम रॉक्स और सैंड ड्यून्स। इस टेबल को आप जरूर नोट कर लीजिए। एग्जाम के लिए ये आपसे आप में एक कंप्लीट रिवीजन है। और इस टेबल का फायदा ये है कि आप इससे किसी भी क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। मान लीजिए आपसे पूछा जाए, विच जियोमॉर्फिक एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग अ यू शेप्ड वैली, तो आप केबल में आराम से देख सकते हैं कि यू शेप्ड वैली के सामने लिखा है ग्लेशियर्स। तो जवाब मिल गया। ठीक है, तो इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करिए। हम मिलेंगे अगले सेशन में। नमस्कार। चलिए आज की क्लास में हम समझते हैं हमारे वायुमंडल के बारे में, मतलब हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसकी बनावट कैसी है और उसकी अलग अलग परतें कौन कौन सी हैं। तो शुरू करें। तो देखिए, इस चैप्टर को हम 3 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, मतलब हमारी हवा किन किन चीजों से बनी है। फिर हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर कि इसकी अलग अलग लेयर्स कौन सी हैं, और आखिर में जो भी जरूरी कॉन्सेप्ट्स हैं उनका एक फटाफट रीकैप करेंगे। चलिए तो पहले पार्ट से शुरू करते हैं, कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। एक बात समझिए, हमारा जो वायुमंडल है ना, वो कोई एक सिंगल गैस नहीं है। ये असल में एक मिक्सचर है। इसमें कई तरह की गैसें हैं, पानी की भाप जिसे वाटर वेपर कहते हैं, और धूल के कण यानी डस्ट पार्टिकल्स भी हैं। अब अगर हम इस हवा के कॉम्पोजिशन को देखें तो मजे की बात यह है कि इसका ज्यादातर हिस्सा तो बस 2 गैसों से ही बना हुआ है। करीब करीब 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन। बाकी जितनी भी गैसें हैं वो सब मिला के सिर्फ 1% में आती हैं। तो जो मेजर गैसेस हैं उनमें नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन है 21%। इनके बाद जो गैस सबसे ज्यादा है वो है आर्गन, करीब 0.93%। आर्गन एक इनर्ट गैस है। इनर्ट का मतलब होता है जो आसानी से किसी दूसरी चीज के साथ रिएक्ट नहीं करते। अच्छा, अब उन कंपोनेंट्स की बात करते हैं जो है तो बहुत कम मात्रा में, पर काम उनका बहुत बड़ा है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ये सिर्फ 0.03% है, पर ये धरती से निकलने वाली गर्मी, जिसे टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं, उसे एब्जॉर्ब कर लेती है। फिर है ओजोन। ये तो हमारा सुरक्षा कवच है, सूरज की हार्मफुल यूवी रेज को रोकती है। हवा में जो वाटर वेपर है वो भी गर्मी को ट्रैप करता है। और जो धूल के कण हैं, ये हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई का काम करते हैं, मतलब इन्हीं के चारों ओर पानी की बूंदें जमा होती हैं और बादल बनते हैं। और यहीं से एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट।
होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जो ग्रीन हाउस गैसें हैं वो सूरज की रोशनी को तो पृथ्वी तक आने देती हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब जमीन गर्म होकर अपनी गर्मी वापस स्पेस में छोड़ती है तो ये गैसें उस गर्मी को बाहर नहीं जाने देती, उसे रोक लेती हैं और इसी वजह से हमारी पृथ्वी इतनी गर्म रहती है कि यहाँ जीवन संभव है। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि हमारी हवा में क्या क्या है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब ये ऊपर की तरफ कैसे बटा हुआ है। टेम्परेचर के आधार पर हमने एटमॉस्फेयर को 5 अलग-अलग लेयर्स में बांटा है। तो सबसे पहली और सबसे निचली परत जहां हम सब रहते हैं उसे कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। इसकी एवरेज हाइट है 13 किलोमीटर्स। ध्यान रखिएगा, मौसम से जुड़ी जितनी भी घटनाएं हैं, बारिश, बादल, आंधी, तूफान, वो सब इसी लेयर में होती हैं। और एक और खास बात, ट्रोपोस्फेयर में जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर कम होता जाता है, मतलब ठंड बढ़ती जाती है। और जहां ये लेयर खत्म होती है उस बाउंड्री को कहते हैं ट्रोपोपॉज। हाँ, और ये जो टेम्परेचर कम होता है इसका एक फिक्स रेट है। हर 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर टेम्परेचर लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। इसी रेट को हम नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। अब ट्रोपोपॉज के ठीक ऊपर आती है हमारी दूसरी परत, जिसे कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। ये ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है? हमारी ओजोन लेयर, वो इसी परत में है। यहाँ मौसम में कोई हलचल नहीं होती, बिल्कुल शांत। इसीलिए जितने भी जेट एयरक्राफ्ट्स हैं वो यहीं उड़ना पसंद करते हैं। और हाँ, यहाँ एक अजीब बात है, ऊपर जाने पर टेम्परेचर घटता नहीं बल्कि बढ़ता है, क्योंकि ओजोन लेयर सूरज की गर्मी को सोखती है। चलिए अब और ऊपर चलते हैं, तीसरी लेयर में। इसका नाम है मीजोस्फीयर। ये 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाती है। जो मीटियोर्स मतलब उल्कापिंड अंतरिक्ष से आते हैं वो इसी लेयर में आकर जल जाते हैं और खत्म हो जाते हैं। और यहाँ टेम्परेचर फिर से गिरने लगता है और गिरते गिरते -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, बहुत ठंडा। इसकी ऊपरी सीमा को मीजोपॉज कहते हैं। ठीक है, अब आती है चौथी परत, आयोनोस्फेयर। वैसे ये थर्मोस्फेयर लेयर का ही एक हिस्सा है। ये 80 किलोमीटर से लेके 400 किलोमीटर के बीच फैली हुई है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पर आयॉन्स होते हैं। आयॉन्स मतलब इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स। इनका काम क्या है? ये जमीन से भेजी गई रेडियो वेव्स को वापस जमीन पर रिफ्लेक्ट कर देती हैं और इसी की वजह से रेडियो कम्युनिकेशन मुमकिन हो पाता है। और अब हम पहुंच गए हैं सबसे ऊपर, सबसे बाहरी परत में। ये है एक्सोस्फीयर। ये 400 किलोमीटर से भी ऊपर है। यहाँ हवा इतनी ज्यादा पतली मतलब रेयरिफाइड होती है कि ये धीरे धीरे आउटर स्पेस में ही मिल जाती है, कोई क्लियर बाउंड्री नहीं है। तो ये थी हमारे एटमॉस्फेयर की 5 परतें। चलिए अब एक क्विक रिकैप कर लेते हैं उन कोर कॉन्सेप्ट्स का जो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं। पहला, ग्रीन हाउस इफेक्ट। सिंपल शब्दों में, ग्रीन हाउस गैसेज सूरज से आने वाली शॉर्ट वेव रेडिएशन को अंदर आने देती हैं, लेकिन धरती से बाहर जाने वाली लॉन्ग वेव रेडिएशन यानी हीट को ट्रैप कर लेती हैं। इसी से हमारी अर्थ गर्म रहती है। दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म है हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। ये क्या है? ये हवा में मौजूद बहुत छोटे डस्ट और सॉल्ट पार्टिकल्स हैं। यही वो सरफेस प्रोवाइड करते हैं जिस पर वाटर वेपर कंडेंस होकर पानी की बूंदें बनाता है और फिर बादल बनते हैं। तो आखिर में समरी देख लेते हैं। हमने सीखा कि एटमॉस्फेयर में मुख्य रूप से नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21% है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस इफेक्ट का कारण है और ओजोन हमें यूवी रेस से बचाती है। एटमॉस्फेयर की 5 लेयर्स हैं। ट्रोपोस्फियर, जहां सारे वेदर फिनोमेना होते हैं। स्ट्रेटोस्फियर, जिसमें ओजोन लेयर है। मेसोस्फियर, जहां मीटियोर्स जलते हैं। आयोनोस्फियर, जो रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करती है। और सबसे बाहरी परत, एक्सोस्फियर। नमस्कार, कभी सोचा है कि पृथ्वी का तापमान इतना स्थिर कैसे बना रहता है जबकि सूरज से तो लगातार ऊर्जा आती रहती है? तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे हमारे चैप्टर 8 में, सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर। इस पूरे विषय को अच्छे से समझने के लिए हम इन 6 हिस्सों में बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि सोलर रेडिएशन और इंसुलेशन क्या है। फिर जानेंगे कि हमारा वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर गर्म कैसे होता है। इसके बाद पृथ्वी के हीट बजट को समझेंगे, मतलब ऊर्जा का हिसाब किताब। फिर उन फैक्टर्स पर नजर डालेंगे जो तापमान पर असर डालते हैं,
टेम्परेचर इन्वर्जन जैसी एक खास स्थिति को जानेंगे और आखिर में देखेंगे कि पूरी दुनिया में तापमान किस तरह से बटा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पृथ्वी की ऊर्जा के सबसे बड़े सोर्स से, समझते हैं सोलर रेडिएशन और इंसुलेशन को, यानी वो प्रक्रिया जिससे हमारी पृथ्वी को सारी ऊर्जा मिलती है। तो ये इंसुलेशन आखिर है क्या? देखिए, बहुत ही आसान शब्दों में ये सूरज से आने वाली वो ऊर्जा है जो वायुमंडल को पार करके पृथ्वी की सतह तक पहुंचती है। इसीलिए इसका एक और नाम है इनकमिंग सोलर रेडिएशन। अब दो बहुत दिलचस्प शब्द आते हैं, एफिलियन और पेरिहेलियन। 4 जुलाई को पृथ्वी एफिलियन की स्थिति में होती है, मतलब सूरज से सबसे ज्यादा दूर, और 3 जनवरी को पृथ्वी पेरिहेलियन में होती है, यानी सूरज के सबसे करीब। अब देखिए, जब हम सबसे दूर होते हैं तो थोड़ी कम ऊर्जा मिलती है, और जब सबसे पास होते हैं तो थोड़ी ज्यादा। पर क्या हर जगह एक जैसी सौर ऊर्जा पहुंचती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी भी जगह पर इंसुलेशन की मात्रा 3 चीजों पर निर्भर करती है। पहला, सूरज की किरणें कितने एंगल पर पड़ रही हैं। दूसरा, दिन की लंबाई कितनी है। और तीसरा, वायुमंडल कितना पारदर्शी है, मतलब बादल या धूल ने कितनी ऊर्जा को रोक लिया है। ठीक है, तो सूरज की ऊर्जा जमीन तक तो आ गई, लेकिन इससे हमारे आसपास की हवा गर्म कैसे होती है? चलिए अब यही समझते हैं हमारे अगले टॉपिक में, हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर को गर्म करने के 3 मुख्य तरीके हैं। पहला है कंडक्शन, जिसमें गर्म जमीन अपने सीधे संपर्क में आने वाली हवा की निचली परत को गर्म कर देती है। दूसरा है कन्वेक्शन, जिसमें गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है और ठंडी हवा नीचे आती है। और तीसरा है एडवेक्शन, जब हवाएं गर्मी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं, जैसे गर्मियों में चलने वाली लू। अब आता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। पृथ्वी गर्म होने के बाद उसी ऊर्जा को लॉन्ग वेव्स के रूप में वापस अंतरिक्ष में भेजती है। हमारा वायुमंडल इसी ऊर्जा से गर्म होता है। ये बात याद रखिएगा, हमारा एटमॉस्फेयर ऊपर से आने वाली धूप से ज्यादा नीचे से जाने वाली इस गर्मी से गर्म होता है। अब बात करते हैं पृथ्वी के हीट बजट की। जैसे हमारा अपना एक बजट होता है, कितना आया कितना गया, ठीक वैसे ही पृथ्वी का भी ऊर्जा के आने और जाने का एक बजट है। चलिए देखते हैं ये संतुलन कैसे काम करता है। हमारी पृथ्वी का तापमान लगभग स्थिर रहता है और इसका कारण बहुत सीधा है। जितनी गर्मी उसे इंसुलेशन के रूप में मिलती है, ठीक उतनी ही गर्मी वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के रूप में वापस भेज देती है। एकदम सही संतुलन। इस बजट को समझने के लिए मान लेते हैं कि सूरज से 100 यूनिट ऊर्जा आ रही है। इसमें से 35 यूनिट्स तो बिना इस्तेमाल हुए ही रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती हैं। इसे एल्बीडो कहते हैं। बची हुई ऊर्जा में से 14 यूनिट्स हमारा वायुमंडल सोख लेता है और 51 यूनिट्स पृथ्वी की सतह तक पहुंचती हैं। और यही कुल 65 यूनिट्स, मतलब 14 जो एटमॉस्फेयर ने सोखी और 51 जो पृथ्वी ने। यही सारी ऊर्जा बाद में वापस अंतरिक्ष में रेडिएट कर दी जाती है। इस तरह 100 यूनिट्स आईं और 100 यूनिट्स चली गईं। हीट बजट एकदम बैलेंस्ड रहता है। अच्छा, हमने ऊर्जा के आने जाने की बात तो कर ली, पर इस ऊर्जा से जो तापमान बनता है वो हर जगह एक जैसा क्यों नहीं होता? यही जानेंगे हम अपने चौथे सेक्शन में, टेम्परेचर एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। सबसे पहले, टेम्परेचर है क्या? बिल्कुल सीधी सी बात है, ये हवा कितनी गर्म या ठंडी है इसका माप है। तापमान पर कई चीजों का असर पड़ता है। पहला है लैटिट्यूड, यानी भूमध्य रेखा से दूरी। इक्वेटर पर ज्यादा गर्मी, पोल्स पर कम। दूसरा है एल्टीट्यूड, यानी ऊंचाई। ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता है। तीसरा है समुद्र से दूरी। तट के पास मौसम सामान्य रहता है, जबकि अंदर की तरफ एक्सट्रीम होता है। और चौथा है ओशन करंट्स, यानी समुद्री धाराएं, जो गर्म या ठंडा पानी लाकर तापमान बदल देती हैं। अभी हमने कहा कि ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। ये किस दर से घटता है? उसे कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। ये एक नियम है कि औसतन हर 1000 मीटर ऊपर जाने पर तापमान लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। लेकिन क्या हमेशा ऊपर जाने पर तापमान कम होता है? नहीं, कभी-कभी इसका ठीक उल्टा भी होता है, और इसी स्थिति को हम कहते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। यह उस नियम का एक अपवाद है, एन एक्सेप्शन टू द रूल। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इन्वर्जन का मतलब है उल्टा। नॉर्मल हालत में ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता है, लेकिन टेम्परेचर इन्वर्जन में ऊंचाई बढ़ने पर तापमान बढ़ने लगता है। ऐसा कब होता है,
अक्सर सर्दियों की लंबी, शांत और साफ रातों में इसका असर क्या होता है? ये धुएं और धूल को फंसा लेती है, जिससे स्मॉग बनता है। और ये पहाड़ी घाटियों में बहुत आम है, जहां ठंडी हवा नीचे बैठ जाती है। इन सभी फैक्टर्स को समझने के बाद अब हम आते हैं अपने आखिरी टॉपिक पर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। चलिए देखते हैं कि पूरी दुनिया के नक्शे पर तापमान का पैटर्न कैसा दिखता है। तापमान के पैटर्न को दिखाने के लिए नक्शों पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं, जिन्हें आइसोथर्म्स कहते हैं। यहाँ आइसो का मतलब है बराबर और थर्म का मतलब है तापमान। तो आइसोथर्म्स वो रेखाएं हैं जो समान तापमान वाली जगहों को जोड़ती हैं। अब इन रेखाओं का व्यवहार देखिए। जनवरी के महीने में ये रेखाएं महासागरों पर इक्वेटर की तरफ झुकती हैं और महाद्वीपों पर पोल्स की तरफ, और जुलाई में ये पैटर्न ठीक उल्टा हो जाता है। तो आज हमने इंसुलेशन, एल्बीडो, हवा के गर्म होने के तरीके, कंडक्शन, कन्वेक्शन, एडवेक्शन, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन और हीट बजट को समझा। साथ ही हमने नॉर्मल लैप्स रेट, टेम्परेचर इन्वर्जन और आइसोथर्म्स जैसे जरूरी टर्म्स को भी जाना। ये सारी प्रक्रियाएं मिलकर ही नमस्कार सभी को। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं ज्योग्राफी का चैप्टर 9, जिसका नाम है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम्स। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि मौसम और हवा के जो अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, उनके पीछे साइंस क्या है। देखिए, किसी भी वेदर सिस्टम को अगर समझना है ना, तो उसकी जो सबसे बेसिक चीज है, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए अपने पहले टॉपिक से ही शुरुआत करते हैं। तो आखिर ये एयर प्रेशर है क्या? देखिए, सिंपल शब्दों में ये हवा का वजन है। सोचिए कि समुद्र तल से लेकर एटमॉस्फेयर के टॉप तक एक यूनिट एरिया में जितनी भी हवा है, उसके कॉलम का जो वेट होता है, बस उसी को हम एयर प्रेशर कहते हैं। और इसको नापने के लिए जो यूनिट्स यूज होती हैं, वो हैं मिलीबार्स यानी एमबी और पास्कल्स। आपने वेदर मैप्स पर ऐसी लाइंस जरूर देखी होंगी। इन्हें कहते हैं आइसोबार्स। ये वो लाइंस हैं जो उन सारी जगहों को जोड़ती हैं जहां पर प्रेशर एक समान है, यानी इक्वल है। अब दूसरा पॉइंट है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। ये फोर्स तब बनती है जब प्रेशर में अंतर होता है। इसका सिंपल नियम है, आइसोबार्स जितने पास पास होंगे, प्रेशर ग्रेडियंट उतना ही स्ट्रांग होगा और हवा भी उतनी ही तेज चलेगी। तो अब तक हमें ये तो समझ आ गया कि प्रेशर डिफरेंस की वजह से हवा चलती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर वो कौन सी फोर्सेस हैं जो हवा की स्पीड और उसकी डायरेक्शन दोनों को कंट्रोल करती हैं। चलिए अब इसको देखते हैं। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। विंड का मतलब है एयर इन मोशन, यानी चलती हुई हवा। और जैसा हमने अभी बात की, इसकी डायरेक्शन और स्पीड कुछ खास फोर्सेस से कंट्रोल होती है। तो यहाँ 3 मेन फोर्सेस काम करती हैं। सबसे पहली है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। ये हवा को हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव कराती है। दूसरी है फ्रिक्शनल फोर्स। ये जमीन की सतह के पास हवा की स्पीड को कम करती है। और तीसरी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कोरियोलिस फोर्स। अब ये कोरियोलिस फोर्स आती कहाँ से है? ये अर्थ के रोटेशन की वजह से पैदा होती है। इसका काम है चलती हुई हवा को उसके पाथ से डिफ्लेक्ट करना या मोड़ देना। याद रखिएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये हवा को राइट की तरफ डिफ्लेक्ट करती है और साउदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ। इस चार्ट को देखिए। इससे साफ पता चलता है कि कोरियोलिस फोर्स हर जगह बराबर नहीं होती। इक्वेटर पर इसकी वैल्यू 0 होती है और जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते हैं, इसका असर बढ़ता जाता है और पोल्स पर यह मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो अब हमें फोर्सेस के बारे में पता चल गया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यही फोर्सेस मिलकर पूरी अर्थ पर अलग अलग प्रेशर जोन्स, जिनको हम ग्लोबल प्रेशर बेल्ट्स कहते हैं, वो कैसे बनाती हैं। पूरी अर्थ पर आपको 4 मेजर प्रेशर बेल्ट्स मिलेंगे। सबसे पहले है इक्वेटोरियल लो, जो इक्वेटर के पास होता है, जहां हवा गर्म होकर ऊपर उठती है। इसके बाद आते हैं सब ट्रॉपिकल हाइज, जो लगभग 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ पर होते हैं। यहां हवा नीचे की तरफ सिंक करती है। फिर 60 डिग्री नॉर्थ और साउथ के पास हैं सब पोलर लोज, और आखिर में नॉर्थ और साउथ पोल्स पर हैं पोलर हाइज। अब इन्हीं प्रेशर बेल्ट्स की वजह से हवा का एक परमानेंट सर्कुलेशन पैटर्न बन जाता है पूरी अर्थ पर। इन्हीं बड़े बड़े विंड सिस्टम्स को हम कहते हैं प्लैनेटरी विंड्स। इस टेबल में तीनों मेन प्लैनेटरी विंड्स को दिखाया गया है। ध्यान से देखिए। पहली है ट्रेड विंड्स, जो सब ट्रॉपिकल हाई से इक्वेटोरियल लो की तरफ चलती हैं।
दूसरी हैं वेस्टर्लीज, ये सब ट्रॉपिकल हाइज से सब पोलर लोज की तरफ जाती हैं। और तीसरी हैं ईस्टर्लीज, जो पोलर हाइज से सब पोलर लोज की तरफ बहती हैं। प्लैनेटरी विंड्स तो पूरी अर्थ पर चलती हैं, लेकिन इनके अलावा कुछ लोकल विंड्स भी होती हैं। ये छोटे एरियाज में चलती हैं और इनका कारण होता है जमीन और पानी का अलग-अलग रेट से गर्म या ठंडा होना। इसका एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है सी और लैंड ब्रीज। चलिए देखते हैं। दिन के टाइम हवा समुद्र से जमीन की तरफ चलती है, इसको कहते हैं सी ब्रीज। और रात के टाइम इसका ठीक उल्टा होता है, हवा जमीन से समुद्र की तरफ चलती है और इसे कहते हैं लैंड ब्रीज। बिल्कुल ऐसा ही एक और पैटर्न माउंटेन्स में देखने को मिलता है। दिन में हवा स्लोप से ऊपर की तरफ चलती है, इसे कहते हैं वैली ब्रीज। और रात में ठंडी हवा नीचे वैली में सिंक करती है, इसको हम कहते हैं माउंटेन ब्रीज। चलिए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, एयर मासेस। एयर मास क्या होता है? ये हवा की एक बहुत बड़ी बॉडी होती है जिसमें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी वो एक जैसे यानी यूनिफॉर्म रहते हैं। तो जब अलग अलग तरह की एयर मासेस आपस में मिलती हैं ना, तो उससे कुछ बहुत पावरफुल वेदर सिस्टम्स डेवलप होते हैं। अब हमारा आखिरी टॉपिक यही है, साइक्लोन्स और एंटी साइक्लोन्स। सबसे पहले बात करते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की। ये बहुत वायलेंट स्टॉर्म्स होते हैं जो गर्म ट्रॉपिकल ओशंस के ऊपर बनते हैं। इनकी एक खास पहचान है इनका सेंटर, जो बिल्कुल शांत होता है, इसे आई कहते हैं। अब आते हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स पर। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये मिड लैटिट्यूड्स में बनते हैं और इनके बनने का कारण अलग है। ये तब बनते हैं जब गर्म और ठंडी एयर मासेस एक जगह पर मिलती हैं और उस मीटिंग पॉइंट को, उस बाउंड्री को हम कहते हैं फ्रंट। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। चलिए आखिर में एक क्विक रीकैप कर लेते हैं उन सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स का जो हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं। ये कुछ की टर्म्स हैं जो आपको जरूर याद रखने हैं, जैसे कि एयर प्रेशर, आइसोबार्स, कोरियोलिस फोर्स, प्रेशर बेल्ट्स, फिर आते हैं आपके ट्रेड विंड्स और वेस्टर्लीज, उसके बाद सी और लैंड ब्रीजेस, और आखिर में एयर मासेस, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और फ्रंट। और इस चैप्टर को खत्म करने से पहले एक सवाल आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं। इन सारी फोर्सेस और पैटर्न्स को ध्यान में रखते हुए सोचिए कि अगर इनमें से कोई एक प्रेशर बेल्ट थोड़ा सा भी शिफ्ट हो जाए तो इसका पूरे ग्लोबल वेदर से। नमस्कार, आज हम चैप्टर 10 यानी वाटर इन द एटमॉस्फेयर को समझेंगे। इसका मतलब है वायुमंडल में जल। देखिए, इस पूरे टॉपिक को हम 6 हिस्सों में बांट कर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ह्यूमिडिटी समझेंगे, फिर कंडेंसेशन और उसके अलग अलग फॉर्म्स, उसके बाद क्लाउड्स यानी बादलों पर बात करेंगे, फिर आएगा प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन, उसके बाद 3 तरह के रेनफॉल, और आखिर में हम ग्लोबल रेनफॉल पैटर्न्स को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, ह्यूमिडिटी यानी हवा में पानी की मौजूदगी। तो ह्यूमिडिटी है क्या आखिर? बहुत ही आसान शब्दों में, हवा के अंदर जो वाटर वेपर यानी जल वाष्प मौजूद है, बस उसी को ह्यूमिडिटी कहते हैं। अच्छा, अब इस ह्यूमिडिटी को नापने के 2 तरीके हैं। पहला है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर हम 1 यूनिट वॉल्यूम हवा लें, जैसे कि 1 क्यूबिक मीटर, तो उसमें आखिर कितने ग्राम वाटर वेपर है। दूसरा है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये हमें परसेंटेज में बताता है कि किसी गिवन टेम्परेचर पर हवा अपनी पूरी कैपेसिटी के मुकाबले कितना मॉइस्चर होल्ड कर रही है। तो सोचिए, जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाती है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि हवा में अब और वाटर वेपर होल्ड करने की जगह नहीं बची। ऐसी हवा को हम कहते हैं सैचुरेटेड एयर। और इसी से जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट है ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट वो एग्जैक्ट टेम्परेचर है जिस पर हवा आखिरकार सैचुरेटेड हो जाती है, यानी उस टेम्परेचर पर पहुंचते ही हवा की रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाती है। चलिए अब अपने दूसरे टॉपिक पर चलते हैं, कंडेंसेशन और उसके अलग अलग रूप। ये वो प्रोसेस है जिसमें वेपर वापस लिक्विड में बदल जाता है। तो कंडेंसेशन वो प्रोसेस है जिसमें वाटर वेपर पानी में बदल जाता है। और ये होता कब है? ये तब होता है जब हवा का टेम्परेचर ठंडा होकर उसके ड्यू पॉइंट से भी नीचे चला जाता है। अच्छा, कंडेंसेशन के कई फॉर्म्स हैं जो हम अक्सर देखते हैं। पहला है ड्यू यानी ओस। ये पानी की छोटी छोटी बूंदें हैं जो ठंडी चीज़ों जैसे घास या पत्तों पर जम जाती हैं। दूसरा है फ्रॉस्ट यानी पाला। ये तब बनता है जब कंडेंसेशन फ्रीजिंग पॉइंट यानी 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे होता है। इसमें वाटर वेपर सीधे बर्फ के छोटे छोटे क्रिस्टल्स में बदल जाता है।
इसके बाद आते हैं फॉग और मिस्ट। देखिए, दोनों ही हवा में लटके हुए पानी के बहुत ही छोटे ड्रॉपलेट्स हैं। फर्क सिर्फ ट्रांसपेरेंसी का है। फॉग यानी कोहरा कम ट्रांसपेरेंट होता है, उसके आर पार देखना मुश्किल होता है, जबकि मिस्ट यानी धुंध थोड़ी ज्यादा ट्रांसपेरेंट होती है। और फिर आते हैं क्लाउड्स यानी बादल। ये भी पानी की बूंदें या बर्फ के छोटे क्रिस्टल्स ही हैं जो काफी ऊंचाई पर कंडेंसेशन से बनते हैं। लेकिन इन्हें बनने के लिए एक बेस चाहिए होता है। हवा में जो धूल या धुएं के कण होते हैं उन्हीं पर पानी की बूंदें जमती हैं। इन्हीं पार्टिकल्स को हम हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई कहते हैं। तो अब जब हमने ये जान लिया कि बादल कैसे बनते हैं, तो चलिए उन्हें उनकी हाइट और शेप के हिसाब से क्लासिफाई करते हैं। मुख्य रूप से क्लाउड्स 4 तरह के हैं। सबसे पहले सिरस, ये बहुत ऊंचाई पर होते हैं, 8000 से 12000 मीटर तक, बिल्कुल पतले और पंख जैसे दिखते हैं। ये आइस क्रिस्टल से बने होते हैं। फिर है क्यूमुलस, इन्हें पहचानना बहुत आसान है। ये रुई के गोलों जैसे दिखते हैं जिनका बेस फ्लैट होता है और ये आसमान में अलग अलग पैचेस में दिखते हैं। तीसरा है स्ट्रेटस, जैसा नाम है, ये लेयर्ड यानी परतदार क्लाउड्स होते हैं जो आसमान के एक बड़े हिस्से को कवर कर लेते हैं। और चौथा है निम्बस, ये काले या गहरे ग्रे रंग के होते हैं। ये बहुत घने होते हैं और इन्हीं से भारी बारिश या बर्फबारी होती है। तो हमारा अगला टॉपिक है प्रेसिपिटेशन, यानी पानी का अलग अलग फॉर्म्स में जमीन पर वापस आना। अब होता क्या है कि जब बादल में कंडेंस्ड पानी की बूंदें आपस में जुड़कर इतनी भारी हो जाती हैं कि हवा उन्हें और संभाल नहीं पाती, तब वो ग्रेविटी के कारण नीचे गिरती हैं। इसी को प्रेसिपिटेशन कहते हैं। प्रेसिपिटेशन के भी अलग अलग फॉर्म्स हैं। पहला और सबसे कॉमन है रेनफॉल, यानी बारिश, जिसमें पानी लिक्विड ड्रॉप्स के फॉर्म में गिरता है। दूसरा है स्नोफॉल, यानी बर्फबारी, इसमें वाटर वेपर सीधे बर्फ के फ्लेक्स में बदल जाता है। तीसरा है स्लीट, जो जमी हुई बारिश की बूंदें या पिघली हुई बर्फ के दोबारा जमने से बनती हैं। और चौथा है हेल, यानी ओले, जो तूफान के दौरान गिरने वाले बर्फ के छोटे छोटे गोले होते हैं। अब हम सबसे कॉमन प्रेसिपिटेशन यानी रेनफॉल को थोड़ा डिटेल में समझेंगे। इसके 3 टाइप्स हैं और इसका क्लासिफिकेशन इस बात पर बेस्ड है कि हवा आखिर ठंडी कैसे हो रही है। ये 3 टाइप्स हैं, कन्वेक्शनल रेन, ओरोग्राफिक या जिसे रिलीफ रेन भी कहते हैं, और साइक्लोनिक या फ्रंटल रेन। पहला है कन्वेक्शनल रेन। इसमें होता क्या है कि सूरज जमीन को गर्म करता है। जमीन के कांटेक्ट में आने वाली हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, ठंडी होती है और कंडेंसेशन से भारी लेकिन थोड़ी देर की बारिश होती है। ये आमतौर पर इक्वेटोरियल रीजन्स में देखी जाती है। दूसरा टाइप है ओरोग्राफिक रेन। ये तब होती है जब पानी से भरी हवा को किसी पहाड़ या ऊंची जमीन के ऊपर से गुजरने के लिए मजबूर होना पड़ता है। पहाड़ की वो साइड जिधर से हवा आ रही है उसे कहते हैं विंडवर्ड साइड। यहां हवा ऊपर उठने से भारी बारिश होती है। और दूसरी तरफ, जिसे लीवर्ड साइड कहते हैं, वहां हवा नीचे उतरती है, गर्म होती है और सूखी रहती है। इस एरिया को रेन शैडो एरिया भी कहते हैं। और तीसरा टाइप है साइक्लोनिक या फ्रंटल रेन। ये तब होती है जब गर्म और ठंडी हवा के बड़े बड़े मैसेज, जिनको एयर मास कहते हैं, आपस में टकराते हैं। गर्म हवा हल्की होने के कारण ठंडी हवा के ऊपर चढ़ जाती है, जिससे कंडेंसेशन होता है और बारिश होती है। चलिए अब अपने आखिरी टॉपिक पर चलते हैं और देखते हैं कि पूरी दुनिया में बारिश का डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न कैसा है। तो दुनिया में बारिश का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? पहला पैटर्न है कि आमतौर पर इक्वेटर के पास बारिश खूब होती है और जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते हैं ये कम होती जाती है। दूसरा, समुद्र के आसपास यानी कोस्टल एरियाज में कॉन्टिनेंट के अंदरूनी हिस्सों से ज्यादा बारिश होती है। और तीसरा, 35 से 40 डिग्री नॉर्थ और साउथ लैटिट्यूड के बीच महाद्वीपों के ईस्टर्न कोस्ट्स पर ज्यादा बारिश होती है, जबकि वेस्टर्न कोस्ट्स सूखे रहते हैं। तो चलिए पूरे चैप्टर को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा ह्यूमिडिटी के बारे में, जो है हवा में वाटर वेपर। फिर देखा कॉन्डेंसेशन, जिसमें वेपर पानी में बदलता है। उसके बाद प्रेसिपिटेशन यानी पानी का बादलों से गिरना। हमने 3 तरह की रेनफॉल भी समझी, कन्वेक्शनल, ओरोग्राफिक और साइक्लोनिक। और आखिर में 4 मुख्य क्लाउड टाइप्स, सिरस, क्यूमुलस, स्ट्रेटस और निम्बस। इसी के साथ ये टॉपिक यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद। नमस्कार स्टूडेंट्स, चलिए आज एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर 11 वर्ल्ड क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज शुरू करते हैं।
इस चैप्टर में हम ये समझेंगे कि पूरी दुनिया में अलग अलग तरह का क्लाइमेट क्यों होता है और साथ ही क्लाइमेट चेंज का असल मतलब क्या है। तो आज के इस डिस्कशन में हम ये 6 की टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कोपेन्स क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो कि क्लाइमेट को कैटेगराइज करने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है। उसके बाद हम ट्रॉपिकल और ड्राई क्लाइमेट्स और टेम्परेट एंड कोल्ड क्लाइमेट्स को डिटेल में देखेंगे। फिर हम क्लाइमेट चेंज को समझेंगे, उसके कारण जानेंगे और आखिर में ग्लोबल वार्मिंग और उसके इम्पैक्ट्स पर बात करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, कोपेन्स क्लासिफिकेशन सिस्टम। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये दुनिया भर के क्लाइमेट्स को कैटेगराइज करने का, मतलब कि अलग अलग भागों में बांटने का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला मेथड है। अब कोपेन का ये जो पूरा सिस्टम है, ये मुख्य रूप से 2 चीज़ों पर बेस्ड है। पहला है मंथली वैल्यूज ऑफ टेम्परेचर, यानी किसी महीने का एवरेज तापमान कितना रहता है, और दूसरा है मंथली वैल्यूज ऑफ प्रेसिपिटेशन, यानी उस महीने में एवरेज बारिश कितनी होती है। तो देखिए, कोपेन ने क्लाइमेट्स के मेजर ग्रुप्स बनाने के लिए कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल किया, जैसा कि यहां दिया है। ए का मतलब है ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स, बी है ड्राई क्लाइमेट्स के लिए, सी का मतलब है वार्म टेम्परेट, डी है कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट्स, ई कोल्ड क्लाइमेट्स के लिए और एच हाईलैंड्स के लिए। चलिए अब सेक्शन 2 में चलते हैं और इनमें से पहले 2 ग्रुप्स यानी ग्रुप ए और ग्रुप बी को थोड़ा और समझते हैं। ये हैं ट्रॉपिकल एंड ड्राई क्लाइमेट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप ए, ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट्स की। ये क्लाइमेट्स कहाँ मिलते हैं? ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाले इलाकों में पाए जाते हैं। ग्रुप ए को भी आगे 3 सबटाइप्स में बांटा गया है। पहला है FA, जिसे कहते हैं ट्रॉपिकल वेट, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यहां साल भर बारिश होती है। दूसरा है AM, यानी ट्रॉपिकल मॉनसून, जहां मौसम के हिसाब से बहुत भारी बारिश होती है। और तीसरा है AW, ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई, जिसमें एक सूखा मौसम बिल्कुल अलग से होता है। अब आते हैं ग्रुप बी, ड्राई क्लाइमेट्स पर। इन क्लाइमेट्स की सबसे बड़ी पहचान ये है कि यहां पर इवेपोरेशन प्रेसिपिटेशन से ज्यादा होता है। मतलब जितना पानी बारिश से आता है, उससे कहीं ज्यादा पानी भाप बनकर उड़ जाता है। ड्राई क्लाइमेट्स के भी 2 मेन टाइप्स हैं। पहला BS, जिसे स्टेप कहते हैं, ये सेमी एरिड होता है, मतलब ये रेगिस्तान और नमी वाले इलाकों के बीच का एक ट्रांजिशन जोन है। दूसरा है BW, यानी डेजर्ट, ये बहुत ज़्यादा सूखा यानी वेरी एरिड होता है और ज़्यादातर महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर मिलता है। तो ट्रॉपिकल और ड्राई क्लाइमेट्स के बाद अब हम सेक्शन 3 में ग्रुप C, D और E को देखेंगे, जो हैं टेम्परेट एंड कोल्ड क्लाइमेट्स। ग्रुप C यानी वार्म टेम्परेट क्लाइमेट्स के भी 3 सब टाइप्स हैं। पहला है CS, जिसे मेडिटेरेनियन क्लाइमेट कहते हैं, जहां गर्मियां सूखी और सर्दियां गीली होती हैं। फिर है CFA, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, जहां गर्मियां तो हॉट होती हैं पर बारिश साल भर होती है। और तीसरा है CFB, यानी मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट, जहां सर्दियां हल्की और गर्मियां ठंडी रहती हैं। अगला है ग्रुप D, द कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट। इसे हमिड कॉन्टिनेंटल भी कहा जाता है। यहां सर्दियां बहुत ज्यादा होती हैं और बर्फ गिरना आम बात है। इसके बाद है ग्रुप E, यानी पोलर क्लाइमेट्स। इसमें भी 2 टाइप्स हैं। पहला ET, जिसे टंड्रा कहते हैं, जहां सिर्फ छोटे छोटे पौधे ही उग पाते हैं, और दूसरा है EF, यानी आइस कैप, जो हमेशा बर्फ से ढका रहता है। तो अब जब हमने दुनिया के अलग अलग क्लाइमेट्स को क्लासिफाई करना सीख लिया है, तो सेक्शन 4 में हम एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर आते हैं, इंट्रोडक्शन टू क्लाइमेट चेंज। इसमें हम ये समझेंगे कि मौसम के इन पैटर्न्स में लंबे समय तक बदलाव कैसे आते हैं। नोट्स के मुताबिक क्लाइमेट चेंज की डेफिनेशन है सिग्निफिकेंट वेरिएशंस इन ग्लोबल और रीजनल क्लाइमेट पैटर्न्स ओवर लॉन्ग पीरियड्स। आसान शब्दों में कहें तो जब किसी जगह का क्लाइमेट पैटर्न एक बहुत लंबे समय के लिए बदल जाता है, तो उसी को हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं। तो सवाल यह है कि आखिर ये क्लाइमेट चेंज होता क्यों है। सेक्शन 5 में चलिए इसके प्राइमरी ड्राइवर्स, मतलब इसके पीछे के मुख्य कारणों को समझते हैं। इसके 3 मेन कॉजेज हैं। नंबर 1 है एस्ट्रोनॉमिकल कॉजेज, जैसे सोलर आउटपुट में बदलाव आना या अर्थ के ऑर्बिट में चेंजेस होना, जिससे मिलैंकोविच साइकिल्स भी कहते हैं। नंबर 2 है वोल्केनिक एक्टिविटीज। जब ज्वालामुखी फटते हैं तो उनसे निकले एरोसोल सूरज की रोशनी को रोक सकते हैं। और नंबर 3 है ग्रीन हाउस गैसेस का बढ़ना, जैसे CO2, मीथेन, CH4 और CFCs, जो एटमॉस्फेयर में गर्मी को ट्रैप कर लेती हैं।
इन्हीं ग्रीन हाउस गैसेज के हीट ट्रैप करने की वजह से होती है ग्लोबल वार्मिंग। तो चलिए सेक्शन 6 में बढ़ते हुए एवरेज टेम्परेचर्स के इस इफेक्ट और इसके इम्पैक्ट को देखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की डेफिनेशन बिल्कुल सीधी और सिंपल है, द ग्रेजुअल इंक्रीज इन द अर्थ्स एवरेज टेम्परेचर। इसका मतलब हमारी पृथ्वी का जो एवरेज टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के जो इम्पैक्ट्स हैं वो काफ़ी सीरियस हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें शामिल है मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स। जब ये पिघलते हैं तो सी लेवल्स राइज होते हैं, मतलब समुद्र का जल स्तर बढ़ जाता है। इसके अलावा एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जैसे बाढ़ और सूखा ज़्यादा बार होने लगे हैं, और तो और एग्रीकल्चरल जोन्स में भी शिफ्ट्स आ रहे हैं। चलिए एक क्विक रीकैप कर लेते हैं। आज हमने सबसे पहले कोपेन्स क्लाइमेट क्लासिफिकेशन सिस्टम को समझा, जिसमें ए, बी, सी, डी, ई, एच ग्रुप्स हैं। हमने मेजर क्लाइमेट ग्रुप्स का एक ओवरव्यू लिया। फिर हमने क्लाइमेट चेंज और उसके कॉजेज को डिस्कस किया, और आखिर में हमने ग्लोबल वार्मिंग और उसके की इम्पैक्ट्स को देखा। तो स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी का चैप्टर 12 वाटर ओशंस को डिटेल में समझेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या-क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल से, फिर समझेंगे मेजर ओशन फ्लोर डिविजन्स और माइनर ओशन फ्लोर फीचर्स को। उसके बाद हम टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर्स और आखिर में सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर्स पर बात करेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। इसे हम वाटर साइकिल भी कहते हैं। ये एक कंटिन्यूअस साइकिल है। देखिए, पानी यानी वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। इसका मतलब है कि ये बार बार यूज हो सकता है, और ये एक कंटिन्यूअस साइकिल में मूव करता है ओशन, एटमॉस्फेयर और लैंड के बीच। अब इस साइकिल के कुछ की प्रोसेसेस हैं। सबसे पहले है इवैपोरेशन, फिर ट्रांसपिरेशन, उसके बाद कॉन्डेंसेशन, फिर होता है प्रेसिपिटेशन और आखिर में रन ऑफ। इन्हीं प्रोसेसेस से पानी सर्कुलेट होता रहता है। अगर हम अर्थ के वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो आप देखेंगे कि 97% पानी सैलाइन वाटर है, जो कि ओशंस में मिलता है, और सिर्फ 3% ही फ्रेश वाटर है, जैसे ग्लेशियर्स, रिवर्स एक्सेट्रा। चलिए अब हम अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं, मेजर ओशन फ्लोर डिविजन्स। हम समझेंगे कि समुद्र के नीचे का सरफेस यानी तल कैसा होता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ओशन फ्लोर एक फ्लैट प्लेन नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये उतना ही रगड़ है यानी उबड़-खाबड़ है जितने कि हमारे कॉन्टिनेंट्स होते हैं। ओशन फ्लोर को हम 4 मेजर डिविजन्स में बांट सकते हैं। पहला है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ये कॉन्टिनेंट का ही एक्सटेंशन है जो समुद्र के नीचे है, और इसका स्लोप बहुत हल्का होता है। ये रिचेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स होते हैं। दूसरा है कॉन्टिनेंटल स्लोप। यहाँ से स्लोप एकदम स्टीप हो जाता है। तीसरी डिवीजन है डीप सी प्लेन। ये दुनिया के सबसे फ्लैट और स्मूथ रीजन्स माने जाते हैं। और चौथा है ओशियानिक डीप्स। ये ओशंस के सबसे गहरे हिस्से होते हैं, जैसे कि मैरियाना ट्रेंच। मेजर डिविजन्स के अलावा ओशन फ्लोर पर कुछ माइनर फीचर्स भी पाए जाते हैं। आइए उन्हें देखते हैं। तो ये कुछ माइनर फीचर्स हैं। पहला है मिड ओशियानिक रिजेस, जो पानी के नीचे माउंटेन चेन्स होती हैं। फिर आते हैं सी माउंट्स। ये पानी के नीचे के पहाड़ हैं जिनकी चोटियां पॉइंटेड होती हैं। इसके बाद है गायोट्स। ये फ्लैट टॉप्ड सी माउंट्स होते हैं। और आखिर में एटॉल्स। ये कोरल रीफ से बने हुए लो आइलैंड्स होते हैं जो ट्रॉपिकल ओशंस में मिलते हैं। ओशन फ्लोर को समझने के बाद अब हम ओशन वाटर्स की प्रॉपर्टीज को देखेंगे, और इसमें सबसे पहले बात करेंगे टेम्परेचर की। तो सवाल ये है कि आखिर कौन से फैक्टर्स हैं जो ओशन वाटर के टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं। चलिए इन फैक्टर्स को जानते हैं। ओशन टेम्परेचर को इफेक्ट करने वाले कुछ मुख्य फैक्टर्स हैं। सबसे पहला है लैटिट्यूड। जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं, टेम्परेचर कम होता जाता है। दूसरा है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। इसकी वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ओशंस ज्यादा गर्म होते हैं। तीसरा है प्रिवेलिंग विंड्स, और चौथा है ओशन करंट्स, जिसमें वार्म और कोल्ड करंट्स लोकल टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं। टेम्परेचर के बाद अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर्स, यानी समुद्र के पानी का खारापन। सैलिनिटी की डेफिनेशन क्या है? ये सी वाटर में घुले हुए टोटल सॉल्ट्स का कंटेंट है। इसे पार्ट्स पर थाउजेंड या पीपीटी में मेजर किया जाता है।
और अगर हम एवरेज सैलिनिटी की बात करें तो ओशन वाटर की एवरेज सैलिनिटी 35 ppt यानी 35 पार्ट्स पर 1000 होती है। अब जैसे टेम्परेचर बदलता है वैसे ही सैलिनिटी भी अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग होती है। तो चलिए देखते हैं कि कौन से फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं। इसे समझना बहुत आसान है। देखिए, इवापोरेशन से सैलिनिटी बढ़ जाती है क्योंकि पानी तो इवापोरेट हो जाता है लेकिन सॉल्ट पीछे रह जाता है। प्रेसिपिटेशन यानी बारिश से सैलिनिटी कम हो जाती है। फ्रेश वाटर फ्लो जैसे नदियों का पानी मिलने से सैलिनिटी कम होती है। और जब आइस बनती है यानी फ्रीजिंग होती है तो सैलिनिटी बढ़ती है, और जब आइस पिघलती है यानी थॉइंग होती है तो सैलिनिटी घट जाती है। तो चलिए एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। आज हमने समझा द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल और उसके प्रोसेसेस को। फिर हमने 4 मेजर ओशन फ्लोर डिविजन्स देखे, शेल्फ, स्लोप, प्लेन और डीप्स। हमने माइनर ओशन फ्लोर फीचर्स जैसे रिजेस, सी माउंट्स, गायोट्स और एटोल्स के बारे में भी जाना। और आखिर में हमने समझा कि कौन से फैक्टर्स ओशन टेम्परेचर और सैलिनिटी को अफेक्ट करते हैं। नमस्ते। आज हम NCERT का चैप्टर 13 यानी मूवमेंट्स ऑफ ओशन वाटर को समझेंगे। जैसा कि हम जानते ही हैं, समुद्र का पानी कभी भी शांत या स्थिर नहीं होता। तो इस पूरे सेशन में हम यही जानेंगे कि ये पानी कैसे और क्यों हमेशा हरकत में रहता है। इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए हम इन टॉपिक्स को एक-एक करके देखेंगे। सबसे पहले ओशन मूवमेंट्स का एक इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर हम वेव्स और टाइड्स के पीछे की साइंस को समझेंगे। इसके बाद ओशन करंट्स को एक्सप्लोर करेंगे, उनके इम्पैक्ट को जानेंगे और हाँ, आखिर में सभी की पॉइंट्स का एक क्विक रिकैप भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। जैसा कि अभी हमने बात की, समुद्र का पानी कभी भी शांत नहीं होता। इसमें 2 तरह की मुख्य मूवमेंट होती है। एक होती है हॉरिजॉन्टल यानी सतह के समानांतर, और दूसरी होती है वर्टिकल यानी ऊपर से नीचे की ओर। ओशन वाटर की मूवमेंट के 3 मेन तरीके हैं। पहला है वेव्स, जो हवा के कारण होने वाला हॉरिजॉन्टल मोशन है। दूसरा है टाइड्स, जो ग्रेविटी के कारण पानी का वर्टिकल राइज एंड फॉल है, मतलब पानी का ऊपर उठना और नीचे गिरना। और तीसरा है करंट्स, ये पानी की विशाल नदियों की तरह हैं जो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में बहती हैं। चलिए अब इन मूवमेंट्स में से पहली यानी ओशन वेव्स को डिटेल में समझते हैं। वेव्स को समझने का सबसे सरल तरीका है उन्हें एनर्जी इन मोशन के रूप में देखना। तो वेव की डेफिनेशन क्या है? देखिए, वेव असल में एनर्जी है जो ओशन की सरफेस पर मूव करती है, ना कि पानी खुद। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पानी अपनी जगह पर ही ऊपर नीचे होता है, जबकि एनर्जी आगे की तरफ बढ़ती है। अच्छा, तो वेव्स काम कैसे करती हैं? सबसे पहले इसका कॉज देखते हैं। वेव्स हवा यानी विंड से बनती हैं जो अपनी एनर्जी पानी को ट्रांसफर करती है। जितनी तेज हवा होगी उतनी ही बड़ी वेव बनेगी। अब दूसरे पॉइंट को देखिए, ब्रेकिंग वेव्स। जैसे ही ये वेव्स किनारे पर पहुंचती हैं, सी फ्लोर से फ्रिक्शन के कारण ये धीमी हो जाती हैं, इनकी ऊंचाई बढ़ जाती है और आखिर में ये ब्रेक हो जाती हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दिस साइंस ऑफ टाइड्स। टाइड्स का मतलब है सी लेवल का पीरियोडिकली यानी एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल पर ऊपर उठना और नीचे गिरना। टाइड्स की टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है समुद्र तल का एक निश्चित समय पर दिन में 1 या 2 बार ऊपर उठना और नीचे गिरना। और ये होता क्यों है? इसका मुख्य कारण है सूरज और चंद्रमा का ग्रेविटेशनल पुल। टाइड्स को क्लासिफाई करने का पहला आधार है उनकी फ्रीक्वेंसी, यानी कि वो दिन में कितनी बार आती हैं। फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर 3 टाइप्स हैं। पहला है सेमी डायोनल टाइड, इसमें दिन में 2 हाई टाइड्स और 2 लो टाइड्स होती हैं। दूसरा है डायोनल टाइड, इसमें सिर्फ 1 हाई टाइड और 1 लो टाइड होती है। और तीसरा है मिक्स्ड टाइड, इसमें टाइड्स की हाइट, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, वेरी करती है। टाइड्स का दूसरा क्लासिफिकेशन सन और मून की रिलेटिव पोजीशन पर बेस्ड है। इसमें 2 मेन टाइप्स हैं, स्प्रिंग टाइड्स और नीप टाइड्स। चलिए इन दोनों को कंपेयर करते हैं। पहले स्प्रिंग टाइड्स को देखिए। ये फुल मून और न्यू मून के दौरान होती हैं, जब सन, मून और अर्थ तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं। इससे सबसे ऊंची हाई टाइड्स बनती हैं। अब देखते हैं नीप टाइड्स। ये तब होती हैं जब सन और मून एक दूसरे से राइट एंगल्स पर होते हैं। इससे ग्रेविटेशनल फोर्सेस एक दूसरे को कुछ हद तक कैंसिल कर देती हैं और हमें लोएस्ट हाई टाइड्स मिलती हैं। अब हम अपने अगले सेक्शन पर चलते हैं, एक्सप्लोरिंग ओशन करंट्स।
इन्हें ओशन का सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहा जाता है। ओशन करंट्स को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? उन्हें कन्वेयर बेल्ट्स ऑफ वाटर की तरह सोचिए। जैसे एक कन्वेयर बेल्ट सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, ठीक वैसे ही ये करंट्स पानी और गर्मी को दुनिया भर में मूव करती हैं। तो ये करंट्स चलती कैसे हैं? इन्हें दो तरह की फोर्सेस इन्फ्लुएंस करती हैं, प्राइमरी फोर्सेस और सेकेंडरी फोर्सेस। पहली है प्राइमरी फोर्सेस, जो पानी की मूवमेंट को शुरू करती हैं। इसमें शामिल है सोलर हीटिंग, जो पानी को एक्सपैंड करता है, ग्रेविटी, जो पानी को नीचे की ओर खींचती है, विंड, जो सतह पर धक्का देती है, और कोरियोलिस फोर्स, जो अर्थ के रोटेशन की वजह से करंट्स को मोड़ लेती है। फिर आती हैं सेकेंडरी फोर्सेस। ये पानी के टेम्परेचर और सैलिनिटी यानी खारेपन में अंतर से पैदा होती हैं। याद रखिए, ठंडा और खारा पानी ज्यादा डेंस होता है और नीचे की ओर डूबता है, जिससे पानी में वर्टिकल मूवमेंट शुरू हो जाती है। अब देखते हैं करंट्स का क्लासिफिकेशन, यानी इन्हें किन आधारों पर बांटा जाता है। डेप्थ के बेसिस पर दो टाइप्स हैं, सरफेस करंट्स जो ओशन वाटर का सिर्फ 10% हैं और मुख्य रूप से विंड से चलती हैं, और डीप वाटर करंट्स जो बाकी 90% पानी है और ये डेंसिटी डिफरेंसेस के कारण चलती हैं। टेम्परेचर के बेसिस पर भी दो टाइप्स हैं। पहला वार्म करंट्स जो इक्वेटर से पोल्स की तरफ बहती हैं, जैसे कि गल्फ स्ट्रीम। दूसरा कोल्ड करंट्स जो हाई लैटिट्यूड्स यानी पोल्स के पास से इक्वेटर की तरफ बहती हैं, जैसे कि लैब्राडोर करंट। तो हमने ये जान लिया कि करंट्स क्या हैं और कैसे चलती हैं, पर इनका हमारी दुनिया पर क्या असर पड़ता है। चलिए अब इम्पैक्ट ऑफ ओशन करंट्स को समझते हैं। ओशन करंट्स के 3 मेजर इफेक्ट्स हैं। पहला, क्लाइमेट पर। वार्म करंट्स तटीय इलाकों को गर्म और नम बनाती हैं, जबकि कोल्ड करंट्स उन्हें ठंडा और सूखा बनाती हैं। दूसरा, फिशिंग। जहां वार्म और कोल्ड करंट्स मिलती हैं ना, वहां प्लैंकटन की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, जिससे दुनिया के बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स बनते हैं। और तीसरा, नेविगेशन। जो जहाज करंट के साथ चलते हैं, उनका टाइम और फ्यूल दोनों बचता है। चलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को जल्दी से समराइज कर लेते हैं। इन समरी पॉइंट्स को याद रखें। वेव्स हैं विंड से मिली एनर्जी, टाइड्स हैं सन और मून का ग्रेविटेशनल पुल, स्प्रिंग टाइड्स मतलब हाईएस्ट टाइड्स जब सब एक लाइन में हों, नीप टाइड्स मतलब लोएस्ट टाइड्स जब राइट एंगल्स पर हों। करंट्स प्राइमरी और सेकेंडरी फोर्सेस से चलती हैं, और जहां वार्म और कोल्ड करंट्स मिलती हैं, वहां प्लैंकटन की वजह से बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स बनते हैं। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर शुरू करेंगे बायोडाइवर्सिटी। चलिए देखते हैं इस टॉपिक में क्या है। तो सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। आखिर ये बायोडाइवर्सिटी होता क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, बायोडाइवर्सिटी, जिसे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी कहते हैं, इसका मतलब है वैरायटी और वेरिएबिलिटी जो प्लांट और एनिमल लाइफ में पाई जाती है। कहाँ? एक पर्टिकुलर हैबिटेट में या पूरी दुनिया में। ये दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वैरायटी यानी अलग अलग तरह के जीव, और वेरिएबिलिटी यानी उनके अंदर भी जो भिन्नताएं हैं। और ये जो इतनी डाइवर्सिटी हम देखते हैं, ये 2.5 से 3.5 बिलियन सालों के एवोल्यूशन का रिजल्ट है। अच्छा, अब आते हैं लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी पर। इसके 3 लेवल हैं। सबसे पहला है जेनेटिक डाइवर्सिटी। इसका मतलब है एक पर्टिकुलर स्पीशीज के अंदर ही जीन्स में जो वेरिएशंस होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल दिया है अलग अलग वैरायटी के चावल। दूसरा लेवल है स्पीशीज डाइवर्सिटी। ये सिंपली एक रीजन में स्पीशीज की वैरायटी है, मतलब कितनी अलग अलग प्रजातियां हैं। इसको मेजर करने के लिए हम स्पीशीज रिचनेस और स्पीशीज इवननेस का इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा लेवल है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। ये है अलग अलग हैबिटेट्स और इकोलॉजिकल प्रोसेसेस की वैरायटी, जैसे कि डेजर्ट्स, रेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव्स, ये सब अलग अलग इकोसिस्टम्स हैं। ठीक है, तो हमने डेफिनेशन और लेवल समझ लिए। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आखिर ये इतना जरूरी क्यों है? तो बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट क्यों है? इसके 3 मुख्य रोल्स हैं। पहला है इकोलॉजिकल रोल। देखिए, हर ऑर्गेनिज्म का एक फंक्शन होता है जिसे नीश कहते हैं। ये ऑर्गेनिजम्स एनर्जी कैप्चर करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस करते हैं, न्यूट्रिएंट साइकिल करते हैं और वेस्ट को डिकम्पोज करते हैं। दूसरा है इकोनॉमिक रोल। इससे हमें फूड, टिम्बर, मेडिसिन्स और इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल्स मिलते हैं। टूरिज्म और क्रॉप ब्रीडिंग का बेसिस भी बायोडाइवर्सिटी ही है। और तीसरा है साइंटिफिक रोल।
इसकी मदद से हम समझ पाते हैं कि लाइफ इवॉल्व कैसे हुई और इकोसिस्टम्स फंक्शन कैसे करते हैं। अच्छा, हमने इसकी इम्पोर्टेंस तो देख ली, लेकिन अब हमें ये भी समझना होगा कि इस पर खतरे क्या हैं। तो अगला टॉपिक है थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर। करंटली दुनिया में स्पीशीज एक्सटिंक्शन का रेट बहुत हाई है, मतलब प्रजातियां बहुत तेजी से विलुप्त हो रही हैं, और इसका प्राइमरी रीजन है ह्यूमन एक्टिविटीज। ये एक सीरियस इशू है। तो बायोडाइवर्सिटी लॉस की मेजर कॉजेज क्या है? चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन। इसका मतलब है जब बड़े हैबिटेट्स को छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में तोड़ दिया जाता है। दूसरा है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, जैसे एनिमल्स की हंटिंग या पोचिंग उनके फर, टस्क्स या मीट के लिए। तीसरा है एलियन स्पीशीज इन्वेजन, मतलब जब नॉन नेटिव स्पीशीज को इंट्रोड्यूस किया जाता है और वो लोकल स्पीशीज से कम्पीट करती हैं। और चौथा कॉज है ग्लोबल वार्मिंग। क्लाइमेट चेंज की वजह से कई स्पीशीज के लिए उनका हैबिटेट रहने लायक नहीं रहता। तो हमने थ्रेट्स देख लिए, अब आते हैं कि इनको बचाया कैसे जाए। इसी से जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। चलिए देखते हैं ये क्या होता है। देखिए, एक हॉटस्पॉट क्या है? ये एक ऐसा रीजन है जहां स्पीशीज रिचनेस का लेवल बहुत हाई हो, मतलब वहां बहुत सारी अलग अलग स्पीशीज हों, और वहां हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म हो। एंडेमिज्म का मतलब है ऐसी स्पीशीज जो और कहीं नहीं पाई जाती, सिर्फ उसी जगह मिलती हैं। और तीसरी शर्त यह है कि वो रीजन एक सिग्निफिकेंट थ्रेट के अंडर हो। तो इन क्राइटेरिया के बेसिस पर पूरे वर्ल्ड में टोटल 36 यानी 36 डेजिग्नेटेड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया में जो हॉटस्पॉट्स हैं उनमें से प्रमुख हैं द वेस्टर्न घाट्स, हिमालयाज और इंडो बर्मा रीजन। ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है कॉन्जर्वेशन स्ट्रैटेजीज, मतलब बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए कौन कौन से तरीके हैं। बेसिकली दो तरह की कॉन्जर्वेशन स्ट्रैटेजीज होती हैं। पहली है इन सिट्यू यानी ऑन साइट कॉन्जर्वेशन। इसमें स्पीशीज को उसके नेचुरल हैबिटेट में ही प्रोटेक्ट किया जाता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व्स। दूसरी है एक्स सिट्यू यानी ऑफ साइट कॉन्जर्वेशन। इसमें स्पीशीज को उसके नेचुरल हैबिटेट के बाहर प्रोटेक्ट किया जाता है। ये खास तौर पर तब किया जाता है जब स्पीशीज एक्सटिंक्शन के करीब हो। इसके एग्जाम्पल्स हैं बोटानिकल गार्डन्स, जूलॉजिकल पार्क्स यानी जूज और सीड बैंक्स। ये कॉन्जर्वेशन एफर्ट्स सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं हैं, इसके लिए ग्लोबल लेवल पर भी काम होता है। तो चलिए देखते हैं ग्लोबल कॉन्जर्वेशन एफर्ट्स क्या हैं। इंटरनेशनल एफर्ट्स की बात करें तो दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। पहला है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये एक रेड डेटा बुक मेंटेन करती है जिसमें स्पीशीज को उनके रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन के हिसाब से लिस्ट किया जाता है। दूसरा है CBD यानी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये एक ग्लोबल ट्रीटी है जो बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज को एंश्योर करती है। तो चलिए एक क्विक रिवीजन करते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले डेफिनेशन, बायोडाइवर्सिटी लाइफ की वैरायटी और वेरिएबिलिटी है। फिर लेवल्स, जेनेटिक, स्पीशीज और इकोसिस्टम। इसकी इंपॉर्टेंस, इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक और साइंटिफिक रोल्स, थ्रेट्स, हैबिटेट लॉस, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीशीज और ग्लोबल वार्मिंग। फिर कंजर्वेशन, दो तरह का, इन सिटू या ऑन साइट और एक्स सिटू या ऑफ साइट। और लास्ट में ग्लोबल एफर्ट्स, IUCN और CBD। इन पॉइंट्स को अच्छे से याद कर लीजिए। इसी के साथ ये टॉपिक यहाँ खत्म होता है। थैंक यू।